ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी फोटो केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड और फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी मैं आपको दो लेक्चर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। ओके, तो देखिए लास्ट के दो लेक्चर पे हमने फर्स्ट टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था जो कि हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर देखते हैं, विच इज अवर नॉरिस रिएक्शन। तो हमने नॉरिस फर्स्ट टाइप रिएक्शन एंड नॉरिस सेकंड टाइप रिएक्शन को हमने लास्ट के दो लेक्चर्स पे कंप्लीट कर लिया। आज हम आगे बात करते हैं लेक्चर नंबर थर्ड पे। और आज के इस लेक्चर नंबर थर्ड पे हमने सेकंड टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन को डिस्कस करना है जो कि पर्टिकुलरली कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर देखी जाती है, विच इज पैटर्नो-बुची रिएक्शन। ओके, तो ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है। जैसे आज के लेक्चर पे मैं आपको फर्स्टली बताऊंगी पैटर्नो-बुची रिएक्शन होती क्या है, इसकी मैकेनिज्म के क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करना है, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस पैटर्नो-बुची रिएक्शन की क्या होती है, दो ड्रॉबैक रहती हैं। उन दोनों ड्रॉबैक को बाय एग्जांपल बोल सकती हूँ, बाय एग्जांपल, हाँ, बाय रिएक्शन के थ्रू मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। ओके, तो बहुत सारी चीजें वैसे हमने डिस्कस करनी है पैटर्नो-बुची रिएक्शन के अंदर, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको भी डेफिनेटली सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सिंपली लेक्चर को। तो देखिए मैं आपको पैटर्नो-बुची रिएक्शन का स्टार्ट कुछ इस तरीके से कराती हूँ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पे डिस्कशन ले लेते हैं कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन है क्या, और इसी फॉर्मेट में जैसे मैं आपको बताऊंगी इसी फॉर्मेट में आपने एग्जाम पे अपनी चीज रखनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आप क्या बताएंगे, आप फर्स्टली बोलेंगे, देखो क्या लिखा है थ्योरी के साथ में चलूं, तो ये बोल रहा है पैटर्नो-बुची रिएक्शन इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन achieved between a carbonyl compound and a alkene and gives a oxytane। तो ये फर्स्टली आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो आप पैटर्नो-बुची रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो कि किसके बीच में अचीव की गई थी, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड आइदर आपके कीटोन हो सकते हैं और आपके एल्डिहाइड हो सकते हैं, और एल्कीन, एल्कीन के साथ साथ यहाँ एल्काइंस भी आते हैं, बट हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में एल्कीन देखते हैं, बट एल्काइंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे पैटर्नो-बुची रिएक्शन आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो कि किसके बीच में देखी गई थी, कार्बोनाइल कंपाउंड और एल्कीन्स के बीच में देखी गई थी। और अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड और एल्कीन के बीच में ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन कराते हैं तो आफ्टर रिएक्शन जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसे आप बोलते हैं ऑक्सीडेन। तो आपको पता है ऑक्सीडेन आपका क्या है, एक टाइप का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें आपको फोर मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलता है, और हेट्रोएटम यहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से जो आपकी फोर मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनती है इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेन। तो जब भी आप पैटर्नो-बुची रिएक्शन कराते हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड और एल्कीन्स, तो इनके बीच में रिएक्शन होने की वजह से आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है विच इज ऑक्सीडेन। इसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, पैटर्नो-बुची रिएक्शन। समझ में आई इतनी चीज, अभी जस्ट रफली बता रही हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बता रहा है कि जो पैटर्नो-बुची रिएक्शन में ये पैटर्नो-बुची है ये क्या है, क्योंकि देखो पैटर्न अगर कोई रिएक्शन में कुछ नाम लिखे हुए हैं तो या वो आपके कोई कंपाउंड हो सकते हैं या आपके जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रिएक्शन दिया उनका नाम हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको नॉरिस रिएक्शन पढ़ाई थी तो नॉरिस फर्स्ट एंड नॉरिस सेकंड में नॉरिस कहाँ से आया वो मैंने एक्सप्लेन किया था। सेम चीज आपको बता रही हूँ कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन में पैटर्नो और बुची का क्या मतलब है। तो ये बोल रहा है ये जो पैटर्नो-बुची रिएक्शन है ये किसी कोई केमिकल वगैरह कोई कंपाउंड का नाम नहीं है, ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये जो रिएक्शन है पैटर्नो-बुची रिएक्शन, ये फर्स्ट टाइम आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई पैटर्नो, इन्होंने 1909 पे ये रिएक्शन दी थी, इस वजह से इसका नाम पैटर्नो आया। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, इसको बाद में फर्दर क्या हुआ था, एक्सप्लेन किया गया था बाय बूची इन 1958, जिस वजह से इसका पूरा नाम क्या पड़ा, पैटर्नो-बुची रिएक्शन। ओके, और इसमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है विच इज ऑक्सीडेन, और इस ऑक्सीडेन को किसने कैरेक्टराइज किया था, यंग ने किया था। कब किया था, 1964 में। तो ये बेसिक पॉइंट्स भी आप यहाँ पर को ऐड कर सकते हैं पैटर्नो-बुची रिएक्शन के अंदर। तो हमने जिस इंट्रोडक्शन पे इतना बोला कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन एक टाइप की फर्स्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड और एल्कीन्स के बीच में देखी गई थी, और ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है इस रिएक्शन के अंदर वो होता है आपका ऑक्सीडेन, जो कि एक टाइप का ऑक्सीजन का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, अब देखो ये कैसे रिएक्शन हुई है, तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखा रही हूँ, मैकेनिज्म को हम नीचे फॉलो करेंगे, मैं सारी चीजें आपको शो कराऊंगी। अभी जस्ट देखिए रिएक्शन आपको क्या बोल रहा है, फर्स्टली आपने रिएक्शन में बोलना है कि आपने कीटोन लिया, आप देख सकते हैं एक आपने रफ कीटोन लिया है, उसके साथ साथ आपने एल्कीन लिया हुआ है, और यहाँ पे आपने क्या किया, रेडिएशन, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो HNO की प्रेजेंस आपने दी, और जैसे HNO की प्रेजेंस आपने दी, अभी मैं यहाँ कोई एक्साइटेशन वगैरह नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैंने जैसे लास्ट की नॉरिस रिएक्शन में भी बताया था, अगर आप किसी भी कंपाउंड में फोटोकेमिकल रिएक्शन करा
रहा है, तो फोटॉन्स की वजह से आपके मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। तो रिएक्शन में आपने कोई एक्साइटेशन वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आप कहाँ दिखाएंगे, मैकेनिज्म में दिखाएंगे। तो अभी जैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा कि आपने कीटोन लिया, कीटोन के साथ एल्कीन लिया, और इनके बीच में क्या हुआ, पैटर्नो-बुची रिएक्शन हुई। और ये जो पैटर्नो-बुची रिएक्शन होती है वो एक टाइप का 2+2 एडिशन रिएक्शन होती है। अब ये 2+2 एडिशन रिएक्शन हमने कहा पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, 2+2 एडिशन होता है। और 2+2 एडिशन मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ऑक्सीजन है ये किससे ऐड हो जाएगा, आपके इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, और ये किससे ऐड हो जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा। मतलब क्या होता है, यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, तो आपको यहाँ पे 4 मेंबर रिंग मिलेगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, बाकी तो आपके कार्बन है, ये तीनों आपके क्या कार्बन है, बट एक आपका ऑक्सीजन है, तो ये 4 मेंबर रिंग किसकी हुई, ऑक्सीजन की। तो हम बोल सकते हैं ये आपका क्या है, ऑक्सीटेन है, यानी कि 4 मेंबर रिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आपका ये कंपाउंड बना, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना, जैसे आप बोलते हैं ऑक्सीटेन। तो हमको क्या है, फाइनली ऑक्सीटेन मिल गया। बाकी जो आपके ग्रुप्स लगे थे, जो आपका सब्स्टिट्यूशन था, देखो ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन था इसके बाद 2 मिथाइल ग्रुप थे, हमने लगाए। इसके नीचे जो आपका कार्बन था इसके पास भी 2 मिथाइल ग्रुप थे, हमने लगाए। और यहाँ जो कार्बन था इसके पास भी 2 मिथाइल ग्रुप थे, तो हमने वो चीज भी लगाई। तो हमने क्या किया, इस वाले यहाँ पे जो आपके कार्बोनाइल में डबल बॉन्ड था इसे यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ जो डबल बॉन्ड था यहाँ शिफ्ट किया। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ का डबल बॉन्ड उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे, और यहाँ का डबल बॉन्ड उठ के कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको ये 4 मेंबर रिंग मिली। अभी तो उठा के रखा है, नीचे मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे उठा। तो हमको क्या है, यहाँ पे ये 4 मेंबर रिंग मिली, जिसमें क्या है, 3 तो कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो मिल गया हमको ऑक्सीटेन। ये जो आपकी रिएक्शन होती है इसी को आप बोलते हैं पैटर्नो-बुची रिएक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये बोल रहा है here the electrically excited carbonyl compound is added to a ground state of olefin। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो अभी हमने देखा कि हमारे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कार्बोनाइल कंपाउंड और एल्कीन। तो ये बोल रहा है जब भी आप पैटर्नो-बुची रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो हमेशा कौन सी स्टेट में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। और जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ओलिफिन, वो कौन से स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पर को पैटर्नो-बुची रिएक्शन कराना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे अपने कीटोन को, अपने कार्बोनाइल कंपाउंड को एक्साइटेड स्टेट में लेना पड़ेगा, और अपने ओलिफिन को, अपनी एल्कीन को ग्राउंड स्टेट में लेना पड़ेगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट और ये ग्राउंड स्टेट में होगी तभी इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। और आफ्टर रिएक्शन आपको यहाँ पे अपना साइक्लिक प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीटेन देखने को मिलेगा, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि तभी यहाँ पे आपको पैटर्नो-बुची रिएक्शन प्रोसीड होते हुए दिखेगी। अगर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे मैकेनिज्म भी देखेंगे, मैं आपको आगे अभी क्लियर कराऊंगी। अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे पैटर्नो-बुची रिएक्शन की, तो देखो मैकेनिज्म जो है पैटर्नो-बुची रिएक्शन की वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो तीनों स्टेप को अभी आप छोड़िए, अभी जैसे आप फर्स्ट स्टेप पे फोकस कीजिए। तो देखो जब भी आप मैकेनिज्म कराते हैं तो आपका पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है अपने कीटो कंपाउंड को, यानी कि अपने कार्बोनाइल कंपाउंड को उसकी इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में भेजना। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जब तक आपका ये कार्बोनाइल कंपाउंड, आपका कीटो कंपाउंड अपनी इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंचेगा, जब तक ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा तब तक यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो पहला काम भी आपका यहाँ पे क्या बन रहा है कि आप अपने कीटो कंपाउंड को, अपने कार्बोनाइल कंपाउंड को उसकी एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तब जाके वो अपने ओलिफिन के साथ, ओलिफिन जो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में ही है और आपको ग्राउंड स्टेट में ही चाहिए, तो फिर जाके आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इनके बीच में एडिशन कराएंगे। यानी कि अब सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, एडिशन ऑफ ए एक्साइटेड कीटो एंड ओलिफिन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपका एक्साइटेड कीटो जो है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, ओलिफिन के साथ कंबाइन करेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपके ओलिफिन है और आपके जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कौन से स्टेट में है, ये चीज आपको जानना मस्ट है, यानी कि बहुत जरूरी है ये चीज समझना। ठीक है, अब इसको क्या है, मैं आपको नीचे भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप अपने कार्बोनाइल कंपाउंड को, यानी कि अपने कीटो कंपाउंड को अपनी उसकी एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या है, पहले H रेडिएशन दिया, उसके बाद इसे सिंगलेट स्टेट में भेजा है, देन आपने यहाँ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन किया है, देन आपने इसे ट्रिपलेट स्टेट में भेजा है। तो ये स्टेट्स क्या है ये मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी, बट उससे पहले यहाँ पे क्या है, मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी है पैटर्नो-बुची रिएक्शन की। इस डेफिनेशन को आप जरूरी से लिखिएगा, जरूर लिखिएगा मतलब, क्योंकि ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, आप सुनिए आपको बढ़िया लगेगी।
तो देखो ना, ये डेफिनेशन में क्या बोल रहा है पैटर्नोबुची रिएक्शन की। अभी तक हमने डेफिनेशन तो डिस्कस नहीं की ना, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा है पैटर्नोबुची रिएक्शन कहाँ से आई, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, एक रफली एग्जांपल डिस्कस किया। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, लिखा है द कार्बोनाइल कंपाउंड यील्ड ऑक्सीडेन। तो ये बोल रहा है इन अ पैटर्नोबुची रिएक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एज अ प्रोडक्ट किसको देता है, ऑक्सीडेन को देता है। बट कैसे ऑक्सीडेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ लिखा है ऑन इरेडिएशन, यानी कि फर्स्टली आप क्या करते हैं, अपने कार्बोनाइल कंपाउंड को इरेडिएट करते हैं, और इसी इरेडिएशन की वजह से आपका कार्बोनाइल कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? यहाँ पे जो आप इरेडिएशन करा रहे हैं अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में, इसी इरेडिएशन की वजह से आपका कार्बोनाइल कंपाउंड अपनी एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है। एंड देन जब वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड अपनी एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओलिफिन के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपने लिखा है इरेडिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ओलिफिन, यानी कि आपने इरेडिएशन तो करा है, बट किसकी प्रेजेंस में इरेडिएशन करा है, ओलिफिन की प्रेजेंस में इरेडिएशन करा है। इसका मतलब जैसे आपने इरेडिएशन करा है, आपका कार्बोनाइल कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में गया, और एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसने किसके साथ रिएक्शन की, ओलिफिन के साथ रिएक्शन की, और आफ्टर ओलिफिन के साथ रिएक्शन इसने आपको क्या बनाया, आपका ऑक्सीडेन आपको एज अ प्रोडक्ट दिया। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैटर्नो-बुची रिएक्शन। इतनी चीज समझ में आया? अब देखो ये तो आप समझ गए, बट इसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि जो पैटर्नो-बुची रिएक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसे डेफिनेटली लिखिएगा कि इस पैटर्नो-बुची रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो अब बात आती है ये फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है। तो देखो इसका मतलब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जब भी आप पैटर्नो-बुची रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं, अपने कार्बोनाइल कंपाउंड का इरेडिएशन। ओके, तो देखो इरेडिएशन कराना मतलब अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या कराना, HU रेडिएशन डालना। ठीक है, उसे इरेडिएट करना, यानी कि उसके ऊपर क्या डालना, रेडिएशन डालना। तो देखो अगर आप यहाँ पे HNU रेडिएशन अपने कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर डाल रहे हैं, इट मींस यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने कार्बोनाइल कंपाउंड को किसकी प्रेजेंस दे रहे हैं, फोटोन्स की प्रेजेंस दे रहे हैं। और हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये जो हम पैटर्नो-बुची रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन है आपके कार्बोनाइल कंपाउंड की। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो इरेडिएशन करा रहे हैं वो किसकी वजह से करा रहे हैं, फोटोन्स की वजह से करा रहे हैं। और फोटोन्स के थ्रू जो रेडिएशन होती है, उस रिएक्शंस होती है, उन्हें हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के टर्म से आपका क्या है, फोटो। ये फोटो का मतलब क्या है कि ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इतना आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन का क्या मतलब है, तो हमने बोला कि जब आपका कार्बोनाइल कंपाउंड इरेडिएट हो जाता है तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, हमको पता है। अब वो जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओलिफिन के साथ, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ओलिफिन। तो हमने अभी एग्जांपल पे यहाँ पर डिस्कस किया कि जब आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, एक्साइटेड कार्बोनाइल कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करता है, ओलिफिन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, रिएक्शन के बाद एक साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2+2 एडिशन होता है, जैसे हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक टाइप का एडिशन है, वो भी कैसा है, साइक्लो एडिशन है। आफ्टर एडिशन क्या है, हमको एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा है, इट मीन्स ये एक टाइप का साइक्लो एडिशन है। तो यहाँ पे इस वजह से कि हमारे इरेडिएटेड जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्साइटेड जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, जब ओलिफिन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट देता है। तो इस वजह से हमने क्या बोला है कि यहाँ पे साइक्लो एडिशन भी हो रहा है। तो इस पैटर्नो-बुची रिएक्शन के अंदर दो टाइप की रिएक्शन हो रही है, एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इस वजह से हम इस पैटर्नो-बुची रिएक्शन को क्या है, फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप भी बता दीजिएगा कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो आप डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे द कार्बोनाइल कंपाउंड yield oxygen on irradiation in the presence of olefin. This type of photocycloaddition reaction is called as a Paterno-Bucci reaction. It means आपकी जो Paterno-Bucci reaction है वो एक टाइप की photocycloaddition reaction है। इतनी चीज समझ में आई? तो ये आपका क्या बन जाता है, डेफिनेशन। ठीक है। नाउ अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, ये चीज आप समझ लीजिएगा। ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है जो हमें एक्साइटेड स्टेट में चाहिए, तो ये एक्साइटेशन यहाँ पे कैसे होने वाली है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। बट मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट, ये हम बेसिक्स ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, और मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस भी कराया हुआ है। बट यहाँ पे मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे यहाँ पे एक्साइटेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए ये चीज
चीज तो सबको मालूम रहती है कि अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, अगर आप इसे इरेडिएट करोगे यानी कि इसके ऊपर रेडिएशन डालोगे, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, अपने ग्राउंड स्टेट से उठ के कहाँ चला जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यही सेम चीज हमने यहाँ पे करनी है। तो देखो मैं आपको इसे पर्टिकुलरली कार्बोनाइल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बताऊं, तो फर्स्टली आपको, जैसे आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे थे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, यानी कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं। तो देखो आपके पास क्या होती है, 5 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है। सबसे नीचे होती है सिग्मा बॉन्डिंग, देन होती है आपकी पाई बॉन्डिंग, देन होती है आपकी एन नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, देन होता है आपका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो ये टाइप की, ये 5 आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकल स्टेट्स होती है। ओके, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिकल स्टेट के बीच में क्या होता है, आपका ट्रांजिशन देखा जाता है। तो देखो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो मैं सारा डिस्कशन आपको कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए बताऊंगी। तो देखो अगर आप पर्टिकुलरली कार्बोनाइल कंपाउंड में देखेंगे, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ 2 टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, एक होता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन और दूसरा होता है आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो देखिए आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ 2 ट्रांजिशन होता है। पहला ट्रांजिशन आपका N लेवल से पाई लेवल पे, जिसे आप बोलते हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। दूसरा होता है पाई लेवल से पाई स्टार तक, यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यानी कि आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ ये दोनों ट्रांजिशन होते हैं। बाकी सिग्मा स्टार और सिग्मा का कोई भी रोल आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में नहीं होता है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। सिर्फ ये ही 2 ट्रांजिशन आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में देखे जाते हैं। ओके, अब ये दोनों ट्रांजिशन को क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे नीचे आपका क्या लिखा है, पाई, देन उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद लिखा है आपका पाई स्टार। जितना ऊपर को जाते हैं उतनी एनर्जी की वैल्यूज बढ़ती है। तो देखो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल लेवल्स हैं। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनके बीच में ही आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में ट्रांजिशन देखा जाता है। इतना हुआ। अब देखो ना, ये चीज भी आपको पता है, मैं आपको वापस से एक और चीज यहाँ पे बता रही हूँ, आपको ये चीज भी पहले से नोन है कि सपोज कीजिए ये हमारी एक ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी एक एक्साइटेड स्टेट है। तो सपोज कीजिए आपके ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या डाली, अपनी रेडिएशन डाली, एच न्यू रेडिएशन डाली। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी ग्राउंड स्टेट से उठ के सेम चीज कहाँ चले जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में जो ये आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो मे बी सेम स्पिन का हो सकता है, सॉरी डिफरेंट स्पिन का हो सकता है, मे बी सेम स्पिन का हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ना आप यहाँ पे इमेज में देखिए, आपको मैं दूसरी इमेज दिखा रही हूँ, ये वाली इमेज। आप यहाँ पे देखिए, ये इमेज आपको क्या शो कर रही है, ये आपको सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट की बात करा रही है, और यही स्टेट का हमने यूज करना है। मैंने यहाँ 1 लिखा है, 1 का मतलब है कि मैं सिंगलेट स्टेट की बात कर रही हूँ, 3 लिखा है, 3 का मतलब है मैं यहाँ ट्रिपलेट स्टेट की बात कर रही हूँ। तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट होता क्या है। मैं जस्ट रफली यहाँ पे आपको डिस्कस करा रही हूँ, बाकी जितना भी पूरा जो थ्योरी मटेरियल रहता है इस पर, वो मैं बेसिक्स ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं बता रही हूँ सिंगलेट स्टेट कब आती है और ट्रिपलेट स्टेट कब आती है। तो देखिए आपके सपोज कीजिए स्पाई लेवल पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये कार्बोनाइल के हमने लेवल्स बनाए सी डबल बॉन्ड ओ कंपाउंड के, ये हम लोग ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। तो पाई लेवल पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज कीजिए आपने पाई लेवल पे क्या किया, इस इलेक्ट्रॉनिकल लेवल पे आपने एच न्यू रेडिएशन दिया। तो एच न्यू रेडिएशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके एक्साइटेड लेवल पे चले जाएंगे। तो एक्साइटेड लेवल क्या है, एन और पाई स्टार। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर ड्यूरिंग एक्साइटेशन आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन में कोई भी चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं कोई चेंज आया नहीं आया, एक आपकी इस टाइप की है, एक आपकी इस टाइप की, यानी कि दोनों आपकी क्या है, एंटी पैरेलल है। और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों आपके और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ऐसे है, और आफ्टर एक्साइटेशन भी क्या है, ऐसे ही है। आप देख सकते हैं एक उल्टा है, दूसरा उल्टा है, यानी कि एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले ग्राउंड स्टेट में जो आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन थी, वो आफ्टर एक्साइटेशन भी स्पिन आपकी रिमेन सेम है। तो जब भी आप एक्साइटेशन कराएंगे और एक्साइटेशन के बाद आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम रहेगी, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे कौन सी स्टेट मिलती है, सिंगलेट स्टेट मिलती है। अभी इसका यूज नीचे आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज आपका करते हैं। ठीक है, जब भी हम आगे क्या मैकेनिज्म देखेंगे, बॉन्ड को क्लीव वगैरह करना सीखेंगे, तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट क्यों जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ, वरना मैं नहीं कराती यहाँ पे। तो देखो ये हुआ। अब ट्रिपलेट स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसी का उल्टा। जैसे सपोज कीजिए हमारे पाई लेवल पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन आपकी ऐसी हो गई, लेकिन जब हमने इसमें एच न्यू रेडिएशन डाला और एच न्यू रेडिएशन डालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पे चलेगी, एक इलेक्ट्रॉन एन और एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार लेवल पे चला गया। तो हुआ क्या, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन में इन्वर्जन आपको देखने को मिला। आपका इलेक्ट्रॉन जो पहले एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज था, अब दोनों ही आपके क्लॉकवाइज हो गए, अब दोनों की डायरेक्शन ऊपर की ओर है।
इट मीन दोनों ही आपके क्लॉकवाइज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, स्पिन में इन्वर्जन आपको देखने को मिला, स्पिन आपकी चेंज हुई ड्यूरिंग एक्साइटेशन। तो जब आपकी ड्यूरिंग एक्साइटेशन स्पिन चेंज होती है तो ऐसी स्टेट को आप बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। इतना हुआ। तो देखो अभी मैंने आपको जस्ट कितनी चीज बताई, मैंने दो चीज बताई, एक तो सिंगलेट ट्रिपलेट, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज मैंने इससे पहले वाली ये बताई थी कि जब भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ दो टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, एक होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक होता है आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ओके, अब जनरली होता क्या है ना, देखो अगर आप एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार में कंपेयर करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो एनर्जी लग रही है वो ज्यादा है कंपेयर टू एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो जनरली होता क्या है, जब भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, आप जनरली वहां पे क्या है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की ही बात करते हैं। तो देखो थ्योरी में क्या लिखा है, ये बोल रहा है द लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इनिशिएट द रिएक्शन इन अ सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये बोल रहा है जब भी आप सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करेंगे, सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब क्या हुआ, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके बाहर जो आपके ग्रुप लगे हैं, इसके साथ जो सब्स्टिट्यूशन लगा है वो आपके सिंपल ग्रुप्स का लगा हुआ है, छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं, तो ये आपके क्या हुए, सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे मिथाइल इथाइल आपने लगा दिया तो ये सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो ये पूरे सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड में जब भी आप रिएक्शन कराते हैं, इसमें जब भी आप फोटोन्स देते हैं, एच रेडिएशन जब आप डालते हैं, इसको इरेडिएट करते हो, तो इसमें जो हमेशा ट्रांजिशन होता है वो आपका कैसा होता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। और ये मैंने आपको कहाँ एक्सप्लेन किया था, जब मैंने आपको नॉरिस फर्स्ट एंड सेकंड टाइप की रिएक्शन कराई थी। जब हमने नॉरिस रिएक्शन कराई थी तो मैंने वहां आपको ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको जस्ट वहां क्या बोला था कि अगर आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दे दिया जाए और वहां भी आप क्या करे थे, वो भी तो एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन थी, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो आप इसे इरेडिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच रेडिएशन। तो मैंने क्या बोला था, अगर आप इसे एच रेडिएशन से इरेडिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। और ट्रांजिशन होने की वजह से क्या होगा, आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ग्राउंड स्टेट से, जो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला था कुछ एक्साइटेड स्टेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप जिस इतना कीजिएगा, वहां एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना कार्बोनाइल कंपाउंड लिखना, और कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद क्या लगा देना, स्टार लगा देना। ये स्टार आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपने अपना कार्बोनाइल कंपाउंड को ग्राउंड स्टेट से उठा के कहाँ भेज दिया, एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया है। लेकिन मैंने एक और चीज बोली थी कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ट्रांजिशन भी शो करना होगा, क्योंकि कोई चीज अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो यहाँ पे क्या सी प्रोसेस होती है, ट्रांजिशन होती है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में तो सिर्फ दो ट्रांजिशन होते हैं, एक पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो होता क्या है, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे क्या है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही देखने को मिलेगा, बिकॉज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये क्या होती है, काफी कम होती है कंपेयर टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो मैंने आपको वहां पे क्या बोला था कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बेस में इसके नीचे क्या लिख देंगे, कुछ नहीं करना, आप जैसे यहाँ पे लिखना एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, आपने इसे इरेडिएट किया, और इरेडिएशन करने की वजह से क्या हुआ, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ, और आफ्टर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपका कार्बोनाइल कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये मैंने आपको कहाँ करने को बोला था, जब आपके पास सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, जैसे हमने नॉरिस फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन पे डिस्कस किया था। ओके, लेकिन अगर आप पैटर्नो-बुची रिएक्शन की बात करते हैं तो पैटर्नो-बुची रिएक्शन में जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो सिंपल नहीं होते। इस केस में आप कंजुगेटेड कीटोन्स या फिर कंजुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करते हैं। तो आप नीचे एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये एक टाइप का कंजुगेटेड कीटो का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है इसके एडजेसेंट पोजीशन में फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल में कंजुगेशन है, तो आपका पूरा ये जो कंपाउंड है पूरा कंजुगेटेड कीटो का कंपाउंड है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये बोल रहा है वाइल इन सम कंजुगेटेड कीटो, लेकिन अगर आप कंजुगेटेड कीटोन्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफिकल्ट रहता है ये डिस्टिंग्विश करना कि आपके कंपाउंड में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है या फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन क्या है, जब आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको मैकेनिज्म के थ्रू ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर केस में जहां आप कंजुगेटेड कीटोन्स ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में भी हम लोग एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन को प्रीफर कर रहे हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कंपेयर में। ओके, तो यहाँ भी आपने क्या करना है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही करवाना है। ओके, अब देखो ये तो हम समझ गए। अब लास्टली एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, लास्ट है, इसके बाद हम पर्टिकुलर अपनी मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो मैं वो पॉइंट आपको लिखना भूल गई हूँ, बट आप याद कीजिएगा, मैं आपको लिखा बोल रही हूँ, आप जस्ट नोट कीजिएगा। तो ये पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये लिखा
लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ कीटोन अराइज फ्रॉम द ट्रिपलेट स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी कीटोन में, मतलब किसी भी क्या, मोस्ट ऑफ द कीटोन में अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कीटोन्स में अकर होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? ट्रिपलेट स्टेट से स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए अभी मैंने आपको बताया सिंगलेट स्टेट क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है। तो हमने देखा ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट दोनों ही क्या है, एक टाइप की एक्साइटेड स्टेट है, ये भी आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी आपकी एक्साइटेड स्टेट है। और हमको पता है अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है जैसे कीटोन, इसमें क्या कराएंगे? HNO रेडिएशन डालेंगे और इसे एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो एक्साइटेड स्टेट में ही होना चाहिए, ये चीज हमको नोन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कीटोन में फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका कीटो, जो आप एक्साइटेड स्टेट का कीटो लेते हैं वो हमेशा कैसा लेते हैं? ट्रिपलेट स्टेट का लेते हैं, ना कि सिंगलेट स्टेट। तो मैंने नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ जो मैकेनिज्म हमने लिया है, इसमें जो हमारा कीटो है वो पहले इनिशियली सिंगलेट स्टेट में था। जब हमने इसमें रेडिएशन डाली तो रेडिएशन की वजह से N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से ये सिंगलेट स्टेट पे पहुंचा। लेकिन सिंगलेट स्टेट में हमने बात खत्म नहीं की, ये भी आपकी एक्साइटेड स्टेट ही है। तो यहाँ पे ये वाली एक्साइटेड स्टेट हमने प्रिफर नहीं की। हमने क्या किया? इस सिंगलेट स्टेट को किस में कन्वर्ट किया? ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट किया। अब ये क्यों किया, हमको ये चीजें समझनी है, तो मैंने आपको इसीलिए आपको यहाँ पे बोला कि आपको ये चीज नोट करनी है और लिखना भी है कि मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कि कीटोन में आकर होती है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? ट्रिपलेट स्टेट से स्टार्ट होती है, सिंगलेट स्टेट से स्टार्ट नहीं होती है। इस वजह से हमने क्या किया था? फोटोन डाला। फोटोन डालने की वजह से क्या हुआ? यहाँ से N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी हुआ। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो आपका ग्राउंड स्टेट में कार्बोनाइल कंपाउंड था वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में भी गया। लेकिन इनिशियली वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गया? सिंगलेट। यानी कि यहाँ पे जो एक्साइटेशन हुआ वो ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट आपको मिला। बट सिंगलेट भी तो आपका एक्साइटेड स्टेट है, ये तो एक्साइटेड स्टेट है, हम इस एक्साइटेड स्टेट से रिएक्शन करा सकते थे। लेकिन हमने एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट से रिएक्शन नहीं कराई, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला? कीटो के केस में हम लोग सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से रिएक्शन नहीं कराते। सिंगलेट के बजाय हम पहले इसे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम लोग क्या कराते हैं? इसमें रिएक्शन कराते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने लिखना है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप लिखिएगा कि मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ कीटोन अराइज फ्रॉम द ट्रिपलेट स्टेट। ओके, अब ये क्यों ट्रिपलेट स्टेट से अराइज होती है, सिंगलेट से क्यों अराइज नहीं होती? इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैं ये आपको बेसिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का। तो होता क्या है, अगर आप सिंगलेट स्टेट यानी कि S1 और T1, आपका जो S1 होता है वो कुछ यहाँ पे होता है और T1 आपका यहाँ होता है। देखिए मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो जैसे ये है, सबसे पहले आपका ग्राउंड स्टेट है। मैंने बोला ग्राउंड स्टेट सिर्फ S0 हो सकती है, इसका रीजन मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया। उसके बाद इससे ऊपर क्या होगा? आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इसे आप S1 S2 S3 बोलेंगे। उसके बाद इनके बगल में क्या होता है? ट्रिपलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट इनके बराबर में नहीं होते, ऐसा नहीं कि आपने इसके बराबर में T1 T2 T3 कर दिया, ऐसा नहीं होता। ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है? इनसे थोड़े से नीचे होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी सिंगलेट से थोड़ी कम होती है। और क्यों होती है मैंने बेसिक्स में बताया है। तो ट्रिपलेट स्टेट आप यहाँ पर लिखते हैं, ये T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3। तो आप देख सकते हैं T1 और S1 में किसकी एनर्जी ज्यादा है? S1 की एनर्जी ज्यादा है। तो S1 आपका ज्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू T1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने S1 को ऊपर रखा है, T1 को नीचे रखा है। तो होता क्या है, देखिए आपका जो कंपाउंड था कार्बोनाइल कंपाउंड वो इनिशियली S1 स्टेट में था। S1 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? 1 से, ठीक है। और ट्रिपलेट T1 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? 3 से, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, आपका जो पहले कार्बोनाइल कंपाउंड था वो S0 यानी कि ग्राउंड लेवल से कहां चला गया था? एक्साइटेड स्टेट, जो कि आपका क्या था? S1। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कराया। तो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जो पहले S0 लेवल, ये आपका क्या है? S0 लेवल है, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट है। पहले आप S0 लेवल पे था आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, इसे आपने जैसे ही HNO रेडिएशन दिया और HNO रेडिएशन की वजह से इसने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कराया और ये S1 स्टेट में चला गया, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और S1 को हमने बाहर कैसे लिखा है? एक्साइटेड स्टेट है, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे और बाहर 1 लिखा है, इसका मतलब आप क्या? सिंगलेट स्टेट की बात कर रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट है। ओके, लेकिन हुआ क्या, आपने यहाँ पे देखा कि आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड वो भी पर्टिकुलरली कीटो, तो कीटो में तो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहां से स्टार्ट नहीं होती? सिंगलेट से स्टार्ट नहीं होती, ट्रिपलेट में जाना होता है। और क्यों जाना होता है उसका रीजन मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ जो आपकी सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट है इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज टू है लेस एनर्जी गैप बिटवीन S1 एंड T1 स्टेट। तो इन दोनों के बीच में लेस एनर्जी गैप है, इस वजह से क्या होता है आपका जो ये जो है आपका कौन सा कीटो कंपाउंड जो है वो आपकी जो X1 स्टेट में था वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? S1 से चला जाता है T1 में, यानी कि इस लेवल से क्या हो जाता है?
ये S1 लेवल से कहां चले जाता है, T1 लेवल पे। और इसे क्या बोला जाता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसको क्या नाम दिया जाता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसे हम बेसिक्स में पढ़ेंगे कि यहाँ पे S1 से अगर T1 में मूवमेंट होता है आपके कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो इसे बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो मैंने लिखा भी है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह से S1 स्टेट से आप कहां चले गए, ट्रिपलेट स्टेट में। S1 से T1 में चले गए, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। और आपको पता है स्टेबल रहना चाहेगा, कोई भी चीज क्या स्टेबल रहना चाहेगी, कम एनर्जी में आना चाहेगी। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो एनर्जी डिफरेंस भी कम है। और T1 आपका ज्यादा स्टेबल है, तो S1 से वो T1 में मूव किया, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया। तो इस वजह से क्या होता है, कीटो कंपाउंड हमेशा आपका क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट से ही अपनी फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है। इतनी चीज समझ में आई। तो देखो मैंने आपको ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप भी यहीं पे क्लियर कर दिया कि इनिशियली आपका पहला स्टेप यही बनता है कि आप अपने कीटो कंपाउंड को एक्साइटेड स्टेट में लो। तो कैसे एक्साइटेड स्टेट में लिया, सबसे पहले आपने H0 स्टेट में आपका कार्बोनाइल कंपाउंड था, जैसे आपने इसे H रेडिएशन दिया, इसने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाया। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में गया। आप एक्साइटेड स्टेट कैसे शो करेंगे, बट आप स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लगाएंगे। और कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गया, सिंगलेट स्टेट में गया, तो आपने बाहर से लिखा 1। बट सिंगलेट स्टेट से हमने कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे कराएंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ऐसे आप सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। तो देखो ये स्टेप आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछूंगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे। क्यों, क्योंकि सिंगलेट स्टेट में तो इन्वर्जन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ आपकी पेयर्ड फॉर्म में होंगे, यानी कि स्पिन आपका क्या होगा, इनवर्स होगी। एक उल्टी दूसरी उल्टी होगी, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगी। और इस केस में आपकी दोनों ही स्पिन आपकी क्या होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। और ये क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि ये आपको नीचे मैकेनिज्म में यूज करना है। तो मैं पहले ही लिख दे रही हूँ कि सिंगलेट स्टेट में स्पिन इनवर्स है और यहाँ पे आपकी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फिनिश हुआ। ठीक है, अब देखिए अब आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे। तो देखिए सेकेंड स्टेप में अब आपने कुछ नहीं करना। सेकेंड स्टेप में जो आपने एक्साइटेड कीटो बनाया हुआ था फर्स्ट स्टेप में, उसकी रिएक्शन करानी है अपनी ओलेफिन के साथ। तो देखो और यहाँ पे एडिशन कैसा होने वाला है, रिएक्शन कैसे होने वाली है, इनके बीच में 2+2 एडिशन रिएक्शन होने वाली है। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना एक्साइटेड कीटो लिया। एक्साइटेड कीटो मेरा ट्रिपलेट स्टेट में है, तो मैंने इसे T1 स्टेट बोला। ओके, और हमारा ओलेफिन ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H0। तो ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह मैं आपको बेसिक्स में बता चुकी हूँ, तो वहां यहाँ मैं वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो मैंने जैसे आपको इतना दिखाया कि ये कीटो आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में है और ओलिफिन आपका ग्राउंड स्टेट में है। अब आपने इनके बीच में 2+2 एडिशन रिएक्शन करानी है। ओके, अब देखो कैसे एडिशन रिएक्शन होगी, तो स्टार्ट कहां से होगा एडिशन रिएक्शन का। तो देखो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ। देखो जैसे आपको ये चीज तो मालूम है ना कि अगर कोई चीज एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका कीटो है ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इस स्टेट के लिए भी या फिर इस मॉलिक्यूल के पास भी क्या है, एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब अगर इस मॉलिक्यूल में एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हैं उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी। यानी कि ये जो आपका कीटो कंपाउंड है हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है और इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमारा ये कीटो कंपाउंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्शन हमेशा कौन स्टार्ट करेगा, ये कीटो कंपाउंड स्टार्ट करेगा। आपका ओलिफिन रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में तो चीजें स्टेबल रहती हैं, तो ये रिएक्शन नहीं कराएगा। रिएक्शन कौन कराएगा, आपका कीटो कंपाउंड कराएगा। और ये चीज मैं आपको जब स्टीरियोकेमिस्ट्री नीचे पढ़ाऊंगी तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये रिएक्शन आपके स्टार्ट कराएगा। तो कैसे स्टार्ट करेगा, आपको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इसके बॉन्ड को क्लीव करना होगा। तो कौन सा बॉन्ड आप क्लीव करोगे, तो यहाँ पे आपके सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो आप कौन सा बॉन्ड क्लीव करोगे इस कार्बोनाइल में, तो पाई बॉन्ड क्लीव करोगे, क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पाई बॉन्ड को क्लीव करेंगे। और आपको पता है यहाँ पे क्लीविज कैसी होगी, क्लीविज होगी होमोलाइटिक। क्यों होगी होमोलाइटिक क्लीविज, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर आप कभी भी क्लीविज करा रहे हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो क्लीविज डिपेंड करती है कि कौन सी क्लीविज हो रही है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन कंडीशन क्या है। अगर आपको रिएक्शन में आपकी रिएक्शन में रिएक्शन कंडीशन आपको रेडिएशन फोटोन्स वगैरह दी जाती है, तो उस केस में आपकी जो क्लीवेज होती है वो हमेशा ही होमोलाइटिक होती है। तो इसका मतलब यहाँ जो बॉन्ड क्लीव होगा वो होमोलाइटिक होगा। होमोलाइटिक मतलब कि आपके एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अपने एटम्स के ऊपर इक्वली चले जाएंगे। तो होगा क्या, एक एटम आपके एक इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के ऊपर जाएगा। ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हुआ। अब
देखो ना, अब आपने एक काम करना है, काम ये करना है कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं करोगे ना, फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, इनकी स्पिन रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो अभी तक मैं आपको ये सिंगलेट ट्रिपलेट स्पिन वगैरह का कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं बता रही थी, उनका कॉन्सेप्ट यहाँ आपको यूज करना होगा। कैसे, देखो यहाँ जो मेरी इलेक्ट्रॉन है, ये जो मेरा फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है, ये भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगी, यहाँ मैं इन इलेक्ट्रॉन की स्पिन लिखूंगी। तो बताइए यहाँ पे आपकी स्पिन कैसे बनेगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जब आप ट्रिपलेट स्टेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट स्टेट में जो स्पिन रहती है वो सेम रहती है, ठीक है, एंटी पैरेलल नहीं होती, सेम डायरेक्शन में होती है, दोनों क्लॉकवाइज होंगे या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन भी कैसे की, क्लॉकवाइज की, और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन भी की क्लॉकवाइज। ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये ट्रिपलेट स्टेट में है। इतना आया। अब देखो, अब हमने क्या कर रखा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे के साथ ऐड होगा। तो तब देखो ना, अगर इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको दूसरे के साथ ऐड करना है तो उसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो अब हमने क्या करना है, कार्बोनाइल का तो काम कर लिया, अब हम काम करते हैं अपने ओलिफिन पे। तो ओलिफिन पे भी आप सेम चीज करोगे, क्या करोगे, यहाँ जो पाई बॉन्ड है इस ओलिफिन पे, ये हुआ ना आपका ओलिफिन, सी डबल बॉन्ड सी। तो इस बॉन्ड को आपने तोड़ना है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्ड टूटेगा। तो सपोज आपने ये पाई बॉन्ड तोड़ा, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, बिकॉज रिएक्शन में आपको रेडिएशन फोटोन्स वगैरह मिली हुई है, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, तो दोनों ही कार्बन के ऊपर अपने अपने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अपने अपने रेडिकल आ जाएंगे। बट सेम चीज यहाँ तो हमने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं करना, हमने यहाँ रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब बताइए, क्या मैं कार्बन पे भी ऐसी चीज करूं, मतलब आपके ओलिफिन में भी यही स्पिन दिखाऊंगी, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। आपका जो ओलिफिन है ये तो ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में तो आपकी स्पिन क्या रहती है, एंटी पैरेलल ही रहती है। तो हम क्या करेंगे, इस स्पिन को हटा के मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, स्पिन ऐसी बना देती हूँ, इसकी स्पिन क्या कर दी मैंने, रुको अभी आपको समझ में आएगा। इसकी स्पिन मैंने एंटी कर ली, इसकी आपकी ऊपर कर ली, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसको मैं ऊपर भी तो कर सकती थी, मतलब देखो इसकी स्पिन क्या हो सकती थी, या ऐसी या ऐसी, इसकी स्पिन क्या हो सकती थी, ऐसी या ऐसी। अगर ऊपर वाले की यानी कि ऊपर वाले कार्बन की, कार्बन फर्स्ट की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, और ऊपर वाले कार्बन की अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्लॉकवाइज होगी, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने ऐसे लिखा है, अभी आपको क्लियर आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में एडिशन कराना है। अब देखो ना, बॉन्ड किन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनता है, अगर आप बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका बॉन्ड बनेगा, ओके। अब ये दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बेसिस पे बॉन्ड बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, तभी जाके इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है और दूसरे की भी क्लॉकवाइज है, देन इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। अब आपने क्या कराना है, यहाँ एडिशन कराना है। तो एडिशन कैसे यहाँ पे पॉसिबल है, एडिशन जब आप कराएंगे तो आप एंटी क्लॉक, जैसे ये क्लॉकवाइज है तो इसका एडिशन कहाँ करा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से। यानी कि आपका ये अगर क्लॉकवाइज है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन अगर क्लॉकवाइज है, तो इस क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को क्या ढूंढना होगा, एंटी क्लॉकवाइज कार्बन, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो होगा क्या, देखो मैं अभी आपको बता रही हूँ, अभी सुनिएगा। सपोज मैंने क्या कर दिया, ये हटा दिया, मैंने आपको बोला कि जो कार्बन नंबर फर्स्ट है इसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दी, कार्बन नंबर सेकंड को मैंने क्लॉकवाइज स्पिन दी। तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन जो है वो अप्रोच कहाँ करेगा, इस कार्बन के साथ, और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और पहले देखो यहाँ पे चीजें क्या स्टेप वाइज होती है, पहले आप एक बॉन्ड बनाएंगे देन दूसरा बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो आपने क्या किया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया, बट कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की स्पिन भी क्लॉकवाइज है, दूसरे कार्बन की स्पिन भी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बट इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे बॉन्डिंग हुई, 2+2 एडिशन होने वाला है। तो हुआ क्या, ऑक्सीजन और कार्बन ने बॉन्डिंग कर ली, और ये आपके एज इट इज रहे। इतना समझ में आया। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारी मर्जी ना, स्पिन तो हमने देनी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि इस कार्बन को मैंने क्लॉकवाइज दे दिया और इसे एंटी क्लॉकवाइज दे दिया। तो होगा क्या, आपका ऑक्सीजन क्या है, इस कार्बन से अप्रोच नहीं कर सकता। आपका जो देखो, पहले अटैक ऑक्सीजन करता है, कार्बन नहीं करता, पहले अटैक कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो आपका ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये पॉसिबल है, आपका ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैक करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखो स्टीरियो केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाऊंगी तो वहां मैं आपको साइड सेलेक्टिविटी एंड रीजियो सेलेक्टिविटी की बात कराऊंगी। तो साइड सेलेक्टिविटी में आपने देखा कि कौन सी साइड आपकी सेलेक्टिविटी है, रीजियो सेलेक्टिविटी में आप ये देखते हैं कि आपकी हेड टू
टू हेड एडिशन हो रहा है या फिर हेड टू टेल एडिशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो अगर हम लोग पहला केस देखेंगे जो मैंने एडिशन करा है, इसमें हमारा हेड टू हेड एडिशन हुआ। आपका ये पहले कंपाउंड का हेड और दूसरे कंपाउंड का हेड आपस में ऐड हुआ। लेकिन दूसरे केस में मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, हेड टू टेल एडिशन हुआ। तो ये जो चीज है वो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये चीज भी पॉसिबल है कि आपका ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रिएक्ट करे और इनके बीच में बॉन्डिंग हो, और ये भी पॉसिबल है, ये मैं नीचे दिखाऊंगी। बट इसको हम प्रिफर नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं आपको ये चीज भी आगे बताऊंगी। अभी जैसे मैं आपको इतना बोलना चाह रही हूँ, इसको मैंने हटाया और इसको मैंने अगेन वैसा का वैसे ही बना के दिखाया आपको, ठीक है। ये एंटी पैरेलल, ये आपका ठीक है, मतलब ये आपका एंटी क्लॉक, ये आपका क्लॉक। तो देखो एंटी क्लॉक और क्लॉक ने आपस में बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे आपका बॉन्ड नहीं बना, तो आपने इसको एज इट इज ले लिया, ठीक है। अब ये आपका क्या बन रखा है, इसे आप बोलते हैं बाई रेडिकल। ये आपकी स्पीसीज क्या है, बाई रेडिकल है, ठीक है। और इसे आप बोल सकते हो 1/4 रेडिकल, क्योंकि पहली और चौथी पोजीशन में रेडिकल बना है। तो ये आपकी स्पीसीज इंटरमीडिएट होती है, उसे आप बोलते हैं बाई रेडिकल। ये हमारा क्या है, बाई रेडिकल है। और आपने जितनी भी अभी फोटोकेमिकल रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ी है, सब में आपको बाई रेडिकल इंटरमीडिएट मिल रहा है। तो ये आपका बाई रेडिकल इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट को आगे को भी आपने कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तो अनस्टेबल रहती है। तो अब आपने इसे आगे बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे, अब ये तो सेकंड स्टेप था, अब आप आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड स्टेप पे। और थर्ड स्टेप पे हम क्या पढ़ेंगे, स्पिन इन्वर्जन। यानी कि अब आपने क्या करना है, स्पिन में इन्वर्जन करना है। तो होगा क्या, देखो आपका पहले जो कंपाउंड था वो ऐसा था, उसमें स्पिन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही थी, ऐसी देखने को मिली थी, देख लीजिए। स्पिन आपकी सेम थी, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन हमने बाय स्पिन इन्वर्जन किया है, इसकी स्पिन को इन्वर्ट कर दिया। हमने कार्बन की स्पिन को इन्वर्ट कर दिया, तो मैंने एरो में लिखा स्पिन इन्वर्जन यहाँ हुआ। और स्पिन इन्वर्जन की वजह से अगर स्पिन इन्वर्ट होगी तो यहाँ पे क्या हुआ, अब बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये चीज हमारा एज अ प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हुआ। और ये जो प्रोडक्ट, ये जो ऑक्सीजन हमको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये 90% हमको ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब माइनर कौन है, तो माइनर आपका ये सेकंड केस बनता है। सेकंड केस मतलब कि अगर मैंने स्पिन कुछ इस तरीके से कर दी, एक मिनट रुकिएगा, अगर मैंने स्पिन कुछ इस तरीके से कर दी, इसे ऊपर दे दिया, इसे नीचे, यानी कि इसे क्लॉकवाइज, इसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इनके बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, इसके ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में। तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में आपकी बॉन्डिंग होगी, कार्बन सेकंड के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो होगा क्या, देखो अगर आपका ऑक्सीजन और कार्बन सेकंड, देखो कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड, कार्बन फर्स्ट के पास हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है, कार्बन सेकंड के पास आपका, एक मिनट रुकेगा, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये देखो ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है। तो कार्बन फर्स्ट के पास हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है, कार्बन सेकंड के पास दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो आप देखो आपके ऑक्सीजन ने कौन से कार्बन के साथ बॉन्डिंग की, कार्बन सेकंड, क्योंकि इसके पास दोनों मिथाइल है। और कार्बन फर्स्ट के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा है कि आपकी ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग किसके साथ की, कार्बन सेकंड के साथ की। और कार्बन सेकंड के साथ बॉन्डिंग करने के बाद कुछ ऐसी स्पीसीज आपको देखने को मिली। अब होगा क्या, वही चीज होगा। अब ये वाली स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है, ये भी आपकी क्लॉकवाइज है, ये आपका इन्वर्ट हो जाएगा, समझ में, ये तो सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर को रोटेशन पॉसिबल है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा। तो अब आपको कार्बन फर्स्ट और ये कार्बन मिला है, दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में। तो अब आप क्या करेंगे, स्पिन इन्वर्जन। और स्पिन इन्वर्जन करके इसकी स्पिन को जब आप इन्वर्ट करेंगे तो इनके बीच में भी बॉन्डिंग होगी और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। बट ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, बट ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ओनली 10% ये आपका ऑब्टेन होगा। इतनी चीज समझ में आई। ये आपका मेजर है, ये आपका माइनर है। अब आप बोलेंगे ये आपका क्यों मेजर हुआ, ये माइनर क्यों हुआ, क्योंकि देखो दोनों ही पॉसिबल कंडीशंस है, बट हमने पहली वाली को प्रेफर किया, सेकंड को प्रेफर क्यों नहीं किया। तो इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इतना आपको क्लियर हुआ ना कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, इतना है ना। और ये चीज याद रखिएगा कि आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो ऑक्सीजन से ही होगी। ऑक्सीजन ही फर्स्ट बॉन्डिंग, यानी कि फर्स्ट अटैचमेंट कौन कराएगा, ऑक्सीजन कराएगा, ठीक है। सबसे पहले अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहली वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा प्रेफर क्यों कर रहा है, इसको आपने मेजर क्यों कहा और सेकंड को आपने माइनर क्यों कहा। तो इसका रीजन मैं आपको कुछ इस तरीके से बताती हूँ। एक मिनट, इनको मैं अगर एक बार इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ जो आपका रीजन छुपा होता है ना इस चीज का, ये छुपा होता है आपके ओलिफिन पे। तो होता क्या है, देखिए अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ओलिफिन है, अनसिमेट्रिकल ओलिफिन मतलब ये जो आपका ओलिफिन था, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये आपका ओलिफिन वाला पोर्शन था, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड। अगर इन कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड पे आप ग्रुप देखेंगे तो देखो कार्बन फर्स्ट में कौन से ग्रुप है, हाइड्रोजन और मिथाइल। कार्बन सेकंड में कौन से ग्रुप है, दोनों मिथाइल। इसका मतलब कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड में जो सब्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग है। इट मींस आपका जो ये ओलिफिन है ये आपका अनसिमेट्रिकल है। अगर आप बीच से इसमें क्या डालोगे, प्लेन डालोगे, तो आपको अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगी, ये दो इक्वल हाफ्स में नहीं कट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक टाइप का असिमेट्रिकल ओलिफिन है। ओके, तो अब असिमेट्रिकल ओलिफिन के केस में होता क्या है, आपको जो एडिशन कराना होता है, फर्स्ट जो आप एडिशन कराते हैं वो आप बोल सकते हो हाईली, सबसे ज्यादा जो
तो अनसिमेट्रिकल ओलेफिन के केस में जो एडिशन होता है, जो फर्स्ट अटैक होता है, वो डिपेंड करता है आपके स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल पे। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं इनको स्पिन ना बोल के अगर वापस से रेडिकल्स बोलूं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो रेडिकल है, एक रेडिकल कार्बन फर्स्ट का, एक है आपका कार्बन सेकंड का। ओके, अब आपको पता है रेडिकल की भी तो स्टेबिलिटी होती है। अगर हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे मैं रेडिकल्स को अरेंज करूं, तो आपको पता है टर्शियरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी, एंड देन लास्ट में आपका मिथाइल रेडिकल। ये होते हैं आपके रेडिकल की स्टेबिलिटी। अब देखो अगर आपका टर्शियरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये रेडिकल अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है, इट मींस क्या होगा, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। और अगर मिथाइल रेडिकल सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। तो हमको क्या चेक करना होता है, ये ओलिफिन के केस में अगर ये ओलिफिन आपका असिमेट्रिक है, तो हमने उसी ओलिफिन की मतलब उसी ओलिफिन के उस कार्बन पे अटैक कराना होता है जहां जो रेडिकल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो कार्बन फर्स्ट में जो आपका रेडिकल है, उसके एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड मिथाइल है, और कार्बन सेकंड में जो आपका रेडिकल है, ये इसके दोनों साइड क्या है, मिथाइल है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, और ये वाला जो रेडिकल है वो कम स्टेबल है। इसका मतलब ये अगर कम स्टेबल है, इट मींस ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो रिएक्शन में पहले कौन इन्वॉल्व होगा, कार्बन फर्स्ट इन्वॉल्व होगा, देन आपका कार्बन सेकंड इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कार्बन सेकंड क्या है, कार्बन फर्स्ट के कंपेयर में स्टेबल है। तो पहले रिएक्शन कौन कराएगा, कार्बन फर्स्ट। इस वजह से क्या है, मैंने पहले ही आपको क्या करके दिया कि इसकी स्पिन क्या है, उल्टी कर दी, ताकि ये क्या है, इनवर्स हो, मतलब ये दोनों उल्टे पड़ जाएं, और ये आपकी सुल्टी की, ताकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन पॉसिबल हो जाए और इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल ना हो। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, रिएक्शन करानी ही नहीं है, क्योंकि ये जो रेडिकल है ये स्टेबल है। तो यहाँ जो आपकी बात होती है वो डिपेंड करती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल पे। आपका जो रेडिकल सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, वो ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और उसी में आपने सबसे पहले अटैक करना है। तो हमने देखो, हमने ये चीज देख लिया कि आपका जो कीटो है, मतलब आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें आपका पहला अटैक ऑक्सीजन करता है, और कहाँ करता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी ये मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में भी बताऊंगी। वो डिपेंड करता है कि आपके ओलेफिन में जो रेडिकल बन रहे हैं, उन रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है। जो सबसे कम स्टेबल होगा, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, अटैक भी सबसे पहले उसी पे होगा। इतना आया। तो हमने अगर अटैक कार्बन फर्स्ट में किया था, तो जो हमको प्रोडक्ट मिला वो मेजर मिला। जब हमने कार्बन सेकंड में किया, कार्बन सेकंड पे भी अटैक पॉसिबल है, लेकिन कार्बन सेकंड पे जब हमने अटैक किया, तो हम को इसके थ्रू जो प्रोडक्ट मिला वो माइनर मिला। इतना समझ में आया। तो ये चीज आपकी बनती है। तो देखो आपको होप मैकेनिज्म समझ में आई होगी। तो बस इतना सा काम आपने करना है। और देखो अगर आपका क्या है, जो ओलिफिन है वो असिमेट्रिक है, तब ये चीज आएगी। अगर सिमेट्रिक है तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर ये सिमेट्रिक होता, तो दोनों साइड, इस कार्बन की भी दोनों साइड मिथाइल होते, इस कार्बन के भी दोनों साइड मिथाइल होते, तो दोनों की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी बराबर है। देन आपकी मर्जी, आप किसी को भी, मतलब अगर आप इस ऐसा केस लेंगे तो होगा क्या, इसमें मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका भी एग्जांपल आपको बताऊंगी। तो होगा क्या, आप यहाँ पे अगर अटैक कराएंगे, तो चाहे आप इस पोजीशन में अटैक कराओ, कार्बन फर्स्ट में कराओ, चाहे आप कार्बन सेकंड में कराओ, आपको क्या है, सेम ही अमाउंट का, मतलब यहाँ पे जो आपको ये मिलेंगे प्रोडक्ट मिलेंगे, ये आपके क्या बनेंगे, आइसोमर की फॉर्म में आपको मिलेंगे। लेकिन क्या मिलेंगे, मिक्सचर मिलेगा आपको, सेम ही अमाउंट में मिलेगा, चाहे आप इसमें अटैक कराओ चाहे इसमें कराओ, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी क्या है, बराबर है। तो आप कार्बन फर्स्ट से जो प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी भी प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना कार्बन सेकंड से होगा। इतना समझ में आया। तो ये बात होगी हमारी मैकेनिज्म में। तो देखो मैकेनिज्म का मैंने सेकंड स्टेप भी आपको बता दिया। आपने सेकंड स्टेप में बस एडिशन करके बायरेडिकल तक बात छोड़नी है, एंड देन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, स्पिन इन्वर्जन करके, स्पिन को इन्वर्ट करके फाइनली अपना प्रोडक्ट को फॉर्म कर देंगे। इतना आया। तो यही था आपका मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। तो देखिए अब बात कर लेते हैं सीरियस। ओके, अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ पैटर्नोबुची रिएक्शन पे। तो देखिए मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग पे ही बोला, दो ड्रॉबैक मैं आपको पैटर्नोबुची रिएक्शन के अंदर पढ़ाऊंगी, विद एग्जांपल आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देखो दोनों ही ड्रॉबैक को हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले उसकी थ्योरी समझेंगे, देन हम उसके एग्जाम्पल पे डिस्कशन लेंगे। तो पहला ड्रॉबैक आपका पैटर्नोबुची रिएक्शन का क्या बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं आपको पहले थ्योरी के साथ लिखते हुए चल रही हूँ, तो बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है, अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ पैटर्नोबुची रिएक्शन इज कंपेटिंग एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम द एक्साइटेड कीटोन एंड ओलेफिन। तो ये बोल रहा है सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका जो पैटर्नोबुची रिएक्शन के अंदर रहता है, एक सीरियस ड्रॉबैक जो आपके पैटर्नोबुची रिएक्शन के अंदर देखा जाता है, वो ये है एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। वो है एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस
फ्रॉम अ एक्साइटेड कीटोन टू अ ओलिफिन, यानी कि एक्साइटेड कीटोन से ओलिफिन में एनर्जी ट्रांसफर जो प्रोसेस चल रही है, ये आपके पैटर्नो-बुची रिएक्शन का सबसे ज्यादा सीरियस ड्रॉबैक रहता है। अब बात आती है कि एनर्जी ट्रांसफर सीरियस ड्रॉबैक क्यों रहता है, क्यों अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो ड्रॉबैक कैसे बन गया, तो उसका रीजन मैं आपको फर्स्टली बताती हूँ। देखिए होता क्या, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है, अगर आप इस पर्टिकुलर केस में बोलोगे कि एक्साइटेड कीटोन और ओलिफिन के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे होगा क्या, आपका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट पैटर्नो-बुची रिएक्शन के अंदर क्या था, ऑक्सीडेन। तो यहाँ पर इस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस की वजह से आपको अपना एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीडेन मिलने के बजाय कोई नया ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए था वो नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। तो इसलिए क्या होता है, ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है, सीरियस ड्रॉबैक बन जाता है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस का मतलब क्या है, कैसे आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो देखो, इसको समझने के लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है फोटोसेंसिटाइजेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको फोटोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया था। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखो होता क्या है फोटोसेंसिटाइजेशन पे, मैं आपको जस्ट रफली यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी हमने प्रॉपर डिस्कशन तो वहां लिया हुआ है। तो देखो होता क्या है, देखो आपके पास क्या होती है, दो स्पीसीज होती है, सपोज ए एंड बी, जैसे यहाँ पे है आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कीटो और ओलिफिन। सेम वैसे मैंने ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो होता सेम चीज है, जैसे यहाँ कीटो एक्साइटेड स्टेट पे, ओलिफिन ग्राउंड स्टेट में। यहाँ भी सेम चीज होता है कि आपका जो ए मॉलिक्यूल है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में है, और जो बी मॉलिक्यूल है ये ग्राउंड स्टेट में है। अब आपको पता है, अगर कोई स्पीसीज एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब क्या हुआ, इस स्पीसीज के पास एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और जो चीज आपकी ग्राउंड स्टेट में, इसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस यानी कि फोटोसेंसिटाइजेशन में होता ये है कि एक्साइटेड स्टेट में जो आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन वगैरह क्या रहती है वो तो हम प्रॉपर डिस्कशन में देख चुके हैं, यहाँ जिस रफली बताती हूँ होता क्या है कि आपका ए मॉलिक्यूल कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अपनी एनर्जी को, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देता है, बी को, जिसकी एनर्जी बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसी एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। यानी कि ए ने, जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी, कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया बी की, और जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस के बाद आपका जो ए मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी घट जाएगी, और आपका जो बी मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और आपको पता है, अगर कोई मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत कम होती है, इट मींस ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। तो होता क्या है, इस ट्रांसफर प्रोसेस की वजह से आपका ए मॉलिक्यूल, जो कि इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में था, ये एक्साइटेड स्टेट में था, ये ग्राउंड स्टेट में था, तो आफ्टर एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस आपका ए मॉलिक्यूल जो पहले एक्साइटेड स्टेट में था वो ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट हो गया, और ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल था वो एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस या फिर फोटोसेंसिटाइजेशन। और इसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आपको पैटर्नो-बुची रिएक्शन में एक ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है कि अगर आपका ये एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, कीटोन है, ओके, और ये एक्साइटेड स्टेट में है, और बी की प्लेस में क्या है आपका ओलिफिन, जो आपका ग्राउंड स्टेट में है। तो होगा क्या, आपकी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो कीटोन क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये क्या करता है, अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करता है, किसको, ओलिफिन को, जो है आपका बी मॉलिक्यूल। तो देखने को ये मिलता है जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो आपका कीटोन जो कि एक्साइटेड स्टेट में था वो ग्राउंड स्टेट में चला गया, और जो आपका ओलिफिन है जो ग्राउंड स्टेट में था वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो देखो यहाँ तो रिएक्शन ही डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हमने बोला था जब भी हम पैटर्नो-बुची रिएक्शन कराएंगे, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिखाया था उसके लास्ट पेज में, लास्ट पॉइंट पे ही मैंने आपको क्या बोला, ये पॉइंट आपने ध्यान पर रखना है कि इस पैटर्नो-बुची रिएक्शन के अंदर हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, और हमारा ओलिफिन ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। बट यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस की वजह से ओलिफिन चला गया एक्साइटेड स्टेट में, और आपका कार्बोनाइल कंपाउंड कहाँ चला गया, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ चीजें उल्टी हो गई, और इसी चीजों के उल्टा होने की वजह से क्या, हमारे यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिलता है। हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेन, उसके अलावा हमको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे भी आपका जो एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस हो रहा है पैटर्नो-बुची रिएक्शन के अंदर, वो भी कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा, जैसे मैंने यहाँ बोला था कंडीशन को फॉलो करेगा, सेम चीज यहाँ भी होगी। ठीक है, अब कैसे होगी मैं आपको बाय एग्जांपल अब आपको शो करती हूँ। तो देखो इस एग्जांपल पे हम जो अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, पहला हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जो ले रहे हैं वो है आपका एसीटोन। ठीक है, हमने इस एसीटोन यानी कि इस कार्बोनाइल कंपाउंड को फर्स्टली क्या किया, इरेडिएट किया, और इरेडिएट करने की वजह से क्या है, ये अपनी
ट्रिपलेट स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और ट्रिपलेट स्टेट मतलब इसके पास क्या है, एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, अब होगा क्या, इसकी रिएक्शन हमने ओलिफिन से करानी है, तो ओलिफिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, नॉरबोरेन लिया है, तो नॉरबोरेन यहाँ पे हमारा ओलिफिन हो गया। ठीक है, जो कि इनिशियली क्या है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अब होता क्या है, आपको यहाँ पे ना दो कंडीशन मिलती है। दो कंडीशन ये कि आपको पता है आपका जो एसीटोन है, जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, वो ट्रिपलेट स्टेट में रहता है। ठीक है, और ट्रिपलेट स्टेट एक टाइप की एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपकी कुछ इस टाइप की बनती है कि जो आपका एसीटोन है, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, एसीटोन जो है वो है तो ट्रिपलेट स्टेट में, इसके पास ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी होगी। तो हो ये सकता है कि एक बार इसके ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है नॉरबोरेन को। और एक बार ऐसा हो सकता है, ये ट्रिपलेट स्टेट में तो है, बट ट्रिपलेट स्टेट में इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे मैंने बोला इतनी ज्यादा नहीं है कि ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करे। देखो कोई चीज क्या है, डोनेट तब की जा सकती है जब इंसान अपना फुलफिल्ड है। मेरे से कोई चीज मांग रहा है, अगर मेरे पास वो चीज है, मेरे पास वो मतलब मेरे पास है, लिमिट की है, बाकी मेरे पास बच रहा है एक्स्ट्रा, तो मैं उसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो वही चीज यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे कुछ कंडीशंस रहती है कि कब एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका एसीटोन है तो आपका ट्रिपलेट स्टेट में, ट्रिपलेट स्टेट में इसके पास क्या होगी, एनर्जी भी होगी, ट्रिपलेट एनर्जी भी होगी। तो एक बार ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इस एसीटोन की ट्रिपलेट एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक बार ये कंडीशन हो सकती है कि ट्रिपलेट स्टेट में एनर्जी तो है बट इतनी ज्यादा नहीं है कि ये ट्रांसफर करे। ओके, तो हमने दोनों ही केस लिखे हुए हैं कि एक बार हमने ये लिखा है कि ट्रिपलेट स्टेट में एसीटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक बार लिखा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी तो है बट इतनी ज्यादा नहीं है कि ट्रांसफर हो। ओके, तो यहाँ पे पहले केस में क्या बोल रहा है कि सपोज आपका एसीटोन है, ये ट्रिपलेट स्टेट में, इसके पास ट्रिपलेट एनर्जी है और ट्रिपलेट एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो आपका ओलिफिन है जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, इसको क्या करेगा, अपनी एनर्जी का ट्रांसफर कराएगा। और ट्रांसफर करने के बजाय आपको क्या देखने को मिलेगा, इस ट्रांसफर प्रोसेस की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका एसीटोन जो है वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और नॉरबोरेन को एनर्जी मिल जाएगी तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। और आफ्टर रिएक्शन आपको जो ऑक्सीटेन एज अ प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, उसके बजाय आपको क्या मिलेगा, डाइमर ऑफ नॉरबोरेन मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, डाइबोरेन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए डाइबोरेन हमको एज अ प्रोडक्ट मिला। और यहाँ पे जो आप मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वो आपकी फोटोसेंसिटाइजेशन की ही मैकेनिज्म होती है। जैसे हम फोटोसेंसिटाइजेशन में मैकेनिज्म फॉलो करते थे, सेम वही मैकेनिज्म आप यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एसीटोन जब आपका क्या है, ट्रिपलेट स्टेट में आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, और ट्रिपलेट स्टेट में इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है अपने ओलिफिन के साथ जो ग्राउंड स्टेट में है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर की वजह से आपका एसीटोन जो होना एक्साइटेड स्टेट पे था, चाहिए था, वो ग्राउंड स्टेट में चला गया, और ओलिफिन जो चाहिए था ग्राउंड स्टेट में, वो पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। तो सारी चीजें उल्टी होने की वजह से आपको प्रोडक्ट भी उल्टा मिलता है, आपको मिलना चाहिए ऑक्सीटेन, बट आपको क्या मिलता है, डाइमर ऑफ नॉरबोरेन, यानी कि डाइबोरेन एज अ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है रेदर देन ऑक्सीटेन। इतनी चीज समझ में आई। लेकिन अभी इसका एग्जाम्पल भी मैं शो करूंगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है हाउएवर व्हेन ए कीटोन हैविंग अ लेस ट्रिपलेट एनर्जी, जब आपकी कीटोन यानी कि एसीटोन के पास ट्रिपलेट एनर्जी तो है बट क्या है, कम ट्रिपलेट एनर्जी है, तो आपका क्या है, कीटोन अपनी ट्रिपलेट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि उसके पास जो वैल्यू है वो भी कम है। तो होगा क्या, यहाँ पर ट्रांसफर का प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है, हमको ऑक्सीटेन ही एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा रेदर देन अपना डाइमर ऑफ नॉरबोरेन। इतना तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ऑक्सीटेन ही एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इतनी चीज समझ में आए। तो ये क्या है, आपका पैटर्नोबुची रिएक्शन का ड्रॉबैक बन जाता है। ठीक है, अब आप थ्योरी तो कंप्लीट समझ चुके हैं, अब मैं आपको लेके चलती हूँ रिएक्शन पे। तो देखिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रही हूँ, मतलब एक्स्ट्रा मैं आपको बताती हूँ कि चीजें क्लियर हो इसलिए। ठीक है, तो अब देखो अब आगे क्या है, रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो पहली रिएक्शन आपकी वही है, ड्रॉबैक की रिएक्शन है। तो ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए ये आपका क्या है, एसीटोन है, और एसीटोन आपका क्या है, इनिशियली हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें ठीक है, तो देखो अब एग्जाम्पल मैं आपको शो कराती हूँ। तो देखिए ना एग्जाम्पल पे आपका क्या रहने वाला है, पहले हम वही लिमिटेशन वाला एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं जब आपका एसीटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने अपना कार्बोनाइल कंपाउंड लिया एसीटोन, इसे इरेडिएट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू रेडिएशन, और यहाँ पे क्या हुआ, N2 का ट्रांजिशन हुआ, और ट्रांजिशन की वजह से ये पहुंच गया अपनी सिंगलेट स्टेट में। तो मैंने बोला था सिंगलेट स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाहर से जस्ट 1 लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि हमें सिंगलेट स्टेट में नहीं चाहिए, मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है कीटो के ऊपर, वो अब हमारी क्या ट्रिपलेट स्टेट से स्टार्ट होती है।
है, तो हम क्या करेंगे, इसे बाय इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कन्वर्ट कर देंगे ट्रिपलेट स्टेट में। तो ये पहुंच गया अपने ट्रिपलेट स्टेट में, और इस ट्रिपलेट स्टेट में जो एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 78 KCl पर मोल, जो कि आपकी बहुत ज्यादा है। ओके, तो अब क्या होगा इस केस में, जो आपका ट्रिपलेट स्टेट में आपको एसीटोन मिल रहा है, ये एक्सेस एनर्जी का है। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखो आपने ट्रिपलेट स्टेट का अपना एसीटोन लिया और अपने ग्राउंड स्टेट का क्या लिया, नॉर्बोरेन लिया। अब होगा क्या, आपका जो ये T1 स्टेट से एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ होगा, S0 स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ओके, अब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इसने एनर्जी को दिया है और इसने एनर्जी लिया है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये कहाँ चले जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट से कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो देखो हमने क्या किया, इनके बीच में रिएक्शन कराई, तो हमारा जो ये नॉर्बोरेन था, ये जो पहले सिंगलेट स्टेट में था, S0 स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था, ये किस में चले गया, T1 स्टेट में, और जो T1 स्टेट में था वो किस में चले गया, ग्राउंड स्टेट, यानी कि S0 स्टेट। तो हुआ ना, इन्वर्जन हो गया, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे आप फोटो सेंसिटाइजेशन लिख सकते हैं, फोटो सेंसिटाइजेशन, यहाँ पे हमने फोटो सेंसिटाइजेशन करा है, इतना हुआ। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, स्टेट बदल गई। देखो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो एक्साइटेड स्टेट में कौन है, T1। तो एक्साइटेड स्टेट की स्पीसीज आपकी रिएक्टिव होती है, ये तो ग्राउंड स्टेट में, ये तो आपकी अनरिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है। अब रिएक्शन किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू होगा। आप अपना नॉर्बोरेन लेंगे और इसकी रिएक्शन जैसे हम फोटो सेंसिटाइजेशन में करते हैं, ये अपने मॉलिक्यूल से पहले रिएक्ट करेगा। तो ये अपना क्या है, दूसरा नॉर्बोरेन लाएगा। तो हमने रिएक्शन कंडीशन में दूसरा नॉर्बोरेन लिया, जो कि अभी भी क्या है, ग्राउंड स्टेट में, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हम फोटो सेंसिटाइजेशन कराया, इसने एनर्जी का ट्रांसफर किया, एनर्जी के ट्रांसफर होने के बाद इसको बाहर निकाल दिया। अब हुआ क्या, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डाइमर। यहाँ पे भी आपको क्या है, 2+2 ही एडिशन मिला, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, इन दोनों ने रिएक्शन करा है। देखो मैं इस डबल बॉन्ड को अगर यहाँ पे बनाऊं तो आपको समझ में आएगा, ये देखो ना, जैसे उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में डबल बॉन्ड था, वही डबल बॉन्ड है। इन्होंने क्या किया, इसने अपने डबल बॉन्ड को यहाँ भेजा, इसने अपने डबल बॉन्ड को यहाँ भेजा, जिसकी वजह से एक बॉन्ड यहाँ क्रिएट हुआ, एक बॉन्ड यहाँ क्रिएट हुआ। तो इनके अंदर भी क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग बनी। देखो 4 मेंबर्ड रिंग बनी, बाकी आपका ये बन गया। तो ये क्या बना, ये जो 4 मेंबर्ड रिंग बनी है यहाँ पे, ठीक है, ये किसकी बनी है, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हुआ। देखिए एक मिनट, ठीक है, देखिए हुआ क्या, यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड था, ये देखो इसने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, इसने यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ पे बॉन्ड बना। तो ये क्या बन गया, डाइमर बन गया, यानी कि एक ही कंपाउंड के दो प्रोडक्ट बन गए, मतलब दोनों अटैच हो गए। तो ये क्या बन गए, डाइमर बन गए, जिसे आप बोलते हैं डाइबोरेन एज अ प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे भी आपको 4 मेंबर्ड ही रिंग मिली है, बट ये 4 मेंबर्ड रिंग क्या आपकी ऑक्सीजन तो नहीं है, 4 मेंबर्ड है, बट यहाँ पर कोई ऑक्सीजन एज हेटेरोएटम भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, डाइबोरेन मिला ऑक्सीजन के बदले। तो ये जो प्रोसेस चल रखी है, ये हमको नहीं चाहिए था, हमें ऑक्सीजन चाहिए था, बट डाइबोरेन मिल गया। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन बनती है कि अगर आपका जो कंपाउंड है वो ज्यादा ही एनर्जी का है, तो एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस भी पॉसिबल है, जिस वजह से ये इसका ड्रॉबैक बन जाए। ठीक है, अब देखो इसी का दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ देखिए, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे भी मैंने सेम चीज ही किया। हमने क्या अपना कंपाउंड लिया है, वो क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, और यहाँ पे हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये भी आपका ट्रिपलेट स्टेट में है। ऐसे मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ, अब तो आप समझ गए कैसे लिखना है ट्रिपलेट स्टेट। सपोज कीजिए ये ट्रिपलेट स्टेट में, आप ट्रिपलेट स्टेट को 3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में, और इस ट्रिपलेट स्टेट में जो इसकी एनर्जी है वो आपकी कम है, जो है आपकी 69 KCl पर मोल। तो होगा क्या, अब ये अपने दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नॉर्बोरेन के साथ रिएक्ट करेगा, जो S0 स्टेट में है। तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इसको ट्रांसफर कर सके। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने की जितनी इसके पास एनर्जी है, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, सिंपल रिएक्शन होगी। और सिंपल रिएक्शन की वजह से, पहले मैंने देखो पूरा आप लिख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि इतना तो मैं बता ही चुकी हूँ। HNU हुआ, यहाँ पे आपने HNU रेडिएशन दी, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ। उसके साथ साथ आपके क्या हुआ, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई। तो पहले स्टेप में आपने HNU दिया, दूसरे स्टेप में ट्रांजिशन हुआ, तीसरे स्टेप में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई, और आफ्टर ये सारी प्रोसेस के बाद आपको आपका प्रोडक्ट ऑक्सीजन ऑब्टेन हो गया। और कैसे हुआ पता ही है सबको, इससे यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बन गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ऑब्टेन हो गया। देखो यही बना ना, यहाँ पे क्या है, बस ये वाला ये सिंगल बॉन्ड हो गया, बाकी आपके 2 पीएच ग्रुप एज इट इज है। ये तो आप समझ ही गए बॉन्ड कैसे बन रखा है, तो वही है, समझ में आया ना। ये देखो ये आपका कैसा था, मैं बना देती हूँ। ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये आपका नॉर्बोरेन है, ऐसा ही है ना। हमने बस C6H5 को पीएच में कन्वर्ट कर दिया। हुआ क्या, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, आपने इनको क्लीव किया, ओफो, तो हुआ क्या, ये आपका ऐसा बॉन्ड बन गया। देखो
ये देखो ये ऐसा बन गया, समझ में आया? तो ये आपका फाइनल अपना ऑक्सीजन आपको ऑब्टेन हुआ कब? जब आपका जो ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं थी, तब इतना हुआ। तो ये एक इसका ड्रॉबैक बन जाता है, पहला ड्रॉबैक। ओके, अब इसके बाद दूसरा ड्रॉबैक क्या बनता है? तो अब देखिए सेकंड लिमिटेशन क्या है आपकी पैटर्नो-बुची रिएक्शन की। तो सेकंड लिमिटेशन जो बनती है वो बनती है एसिटाइलिन से, ठीक है। अब कैसे बनती है बहुत आसान है, आपको समझ में आएगी। तो ये बोल रहा है ना, जब भी आप एसिटाइलिन को इन्वॉल्व करते हो अपनी पैटर्नो-बुची रिएक्शन में, क्योंकि एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो आप ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या बोला, एल्कीन और एल्काइन दोनों इन्वॉल्व होते हैं जब आप पैटर्नो-बुची रिएक्शन कराते हैं। लेकिन जब आप एल्काइन को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे आप एसिटाइलिन को जैसे इन्वॉल्व करेंगे पैटर्नो-बुची रिएक्शन में, तो यहाँ भी आपके सेम ही प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उसके बजाय आपको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जब आप एसिटाइलिन लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता? ऑक्सीजन होता। बट यहाँ पे आपको मिलता क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कैसे बनता है, अब उससे हमने क्या मैकेनिज्म के थ्रू देखना है। तो आपने क्या लिया? सबसे पहले अपना कार्बोनाइल कंपाउंड लिया। तो देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि आपने ट्रिपलेट स्टेट में लिया, हम इसे पूरा बनाएंगे नहीं। अब जस्ट बोल देंगे कि ट्रिपलेट स्टेट में लिया है, और यहाँ पे जो मैं एरो दिखाऊंगी यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स को लिखूंगी। कैसे? देखो, मैंने अपना कार्बोनाइल कंपाउंड लिया जो कि ट्रिपलेट स्टेट में है, इसकी रिएक्शन कराई एसिटाइलिन से, और यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन करा रही हूँ अगर वो डायरेक्ट करा रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगी सबसे पहले स्टेप में हमने अपने एसिटाइलिन को इरेडिएट किया, और इरेडिएट करने की वजह से सेकेंड स्टेप में यहाँ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ, और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के बाद आपने इसमें क्या किया? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग किया, जिसकी वजह से ये क्या है? सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमको ये चीज यहाँ पे मिली। ओके, अब इसने आपकी रिएक्शन किसके साथ की? एसिटाइलिन के साथ की। और रिएक्शन आपको पता है कैसी होगी? देखिए ये दोनों जो आपकी मॉलिक्यूल है ये है ना, ये देखो भाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को ऊपर ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये है ना, देखो साफ साफ बनाते हैं, एक मिनट। देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। अब हुआ कि देखो पहले जैसे डबल बॉन्ड था वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड है। अब होगा क्या? ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये भी वैसे ही टूटेगा, आप इसे यहाँ डालोगे, इसे यहाँ डालोगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखो, ये वाला बॉन्ड अगर ऊपर चला गया तो ये हटा, देखो ये बॉन्ड अगर ऊपर चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कार्बोनाइल में सिंगल बॉन्ड आया। अगर ये बॉन्ड नीचे चला गया तो होगा क्या? मैं इसे इरेज करके दिखाती हूँ। ये एक बॉन्ड गया, और ये बॉन्ड कहाँ चला गया? ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया। अब देखो यहाँ पे भी आपको क्या है? वो 4 मेंबर रिंग ही देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी अभी भी आपके पास है, यानी कि यहाँ पे पूरा सैचुरेशन नहीं आया, अभी भी ये वाला पोर्शन क्या है? अनसैचुरेटेड है। समझ में आया? अगर डबल बॉन्ड होता तो चीजें खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे अभी भी अनसैचुरेशन है, तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी। तो इसने पहले पूरी रिएक्शन करके दिखाई है, क्योंकि देखो आपको पता है ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर ग्रुप लगा है C4H9 और नीचे भी लगा है C4H9। इसका मतलब क्या है? दोनों जगह सेम ग्रुप है, इतनी सिमेट्री है, तो आप किसी भी पोर्शन से रिएक्शन करा सकते हैं। तो आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ कराई? कार्बन के साथ। तो कुछ इस टाइप की स्पीसीज आपको मिली। रिएक्शन तो अब आप समझ गए ना, इसका कहाँ अटैक हुआ? आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड टूटा तो ऊपर एक रेडिकल बना, देखिए ऊपर एक रेडिकल बना, एक नीचे रेडिकल बना, ये बॉन्ड टूटा तो एक ऊपर रेडिकल बना, एक नीचे बना। तो आपने इन दोनों रेडिकल्स को कंबाइन कर दिए तो आपको एक बॉन्ड देखने को मिला। तो ये स्पीसीज कुछ इस टाइप से बनी, ठीक है। अब आपने क्या किया? नीचे भी रेडिकल्स है, इनको भी कंबाइन कर दिया, इनको कंबाइन किया तो आपको कुछ ऐसी स्पीसीज मिली। आप देखो, मैं इनको इरेज कर देती हूँ। आपको क्या है? कुछ ऐसी स्पीसीज देखने को मिली, बनी ना आपको ये स्पीसीज, जैसे मैंने यहाँ बनाई वही चीज आपको स्पीसीज मिली। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी आपके C4H9 यहाँ, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे बात अब आपकी फिनिश नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ अभी भी आपका अनसैचुरेशन है, आप इसे ऐसे ही फिनिश नहीं कर सकते। अब आपने इस डबल बॉन्ड को भी यहाँ से हटाना होगा, तो हटाने के लिए आप क्या करते हैं? आप इस डबल बॉन्ड को नीचे शिफ्ट कर देते हैं और इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अगेन वही होता है, ठीक है। इस कार्बोनाइल में जो आपका एक सिंगल बॉन्ड बचा था, डबल बॉन्ड था, एक को तो हमने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिया, अब हम दूसरे बॉन्ड को भी यहाँ से निकालेंगे। तो हमने सी डबल बॉन्ड ओ का एक सिंगल बॉन्ड जो था उसको भी उठाया, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो गया। अब देखो अगर ये वाला बॉन्ड, ये सीओ वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो सीओ से बॉन्ड चला जाएगा और कहाँ बन जाएगा? ओसी के बीच में। देखो यहाँ ओसी के बीच में डबल बॉन्ड आया, और अगर आप सी डबल बॉन्ड सी से बॉन्ड उठा के सी डबल बॉन्ड सी नीचे वाले सी डबल बॉन्ड सी में डालेंगे तो यहाँ सिंगल आ जाएगा, यहाँ डबल आएगा। अब आप देखो ये जो स्पीसीज आपकी बनी है, ठीक है, ये आपकी क्या बनी है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आप देख सकते हैं ये कीटो है, इसमें क्या है? यहाँ पे बीटा पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? अनसैचुरेशन देखने को मिल रहा है। बन गया ना हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। समझ में आ रहा है कैसा है? ये है कार्बन, कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका ये C4H9 वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसके बगल में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, देन आपका डबल बॉन्ड,
देन कार्बन, यहाँ पे आपका पीएच, यहाँ पे आपका पीएच, तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको ऑब्टेन होता है रेदर देन ऑक्सीडेन जब आप एसिटाइलिन का लेते हैं एग्जाम्पल, किसके बदले, एल्कीन के बदले। ठीक है, तो ये लिमिटेशन भी आपने एक्सप्लेन करनी है, तो आसान था ना, हमने बस वही चीजें कराई है। ठीक है, अब यहाँ का डबल बॉन्ड भी निकालना पड़ रहा है, तो इसलिए हमने क्या है, इसको शिफ्ट किया, शिफ्टिंग की बॉन्ड की, और हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो होप आपको ये दोनों लिमिटेशन क्लियर आई होंगी। ठीक है, तो देखो अब लिमिटेशन वाला पोर्शन भी क्लियर हुआ। नाउ अब हम आगे बात करते हैं किस पे, इनमें सॉल्वेंट इफेक्ट और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। ठीक है, तो देखिए अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पे आपने क्या लिखना है, बहुत सिंपल सा है, एक जस्ट एक दो लाइन का है। तो ये क्या बोल रहा है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में, ये बोल रहा है पैटर्नो-बुची रिएक्शन कैन आल्सो बी फोटो रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज अ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। तो ये बोल रहा है कि अगर आप अपनी पैटर्नो-बुची रिएक्शन को किसी प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में लेते हैं, तो वहां पे आपको फोटो रिडक्शन तो देखने को मिलेगा, बट आफ्टर फोटो रिएक्शन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, पिनाकोल मिलेगा। पिनाकोल मींस क्या हुआ कि आपके विसिनल कार्बन के पास क्या है, अल्कोहल है, मतलब डाइऑल वाला जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं पिनाकोल। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने पैटर्नो-बुची रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई, अपने प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराई, तो आपको आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीजन के बदले क्या मिल जाता है, पिनाकोल मिल जाता है। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पे जस्ट इतना सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पैटर्नो-बुची रिएक्शन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने क्या करना है, एक दो पहले डेफिनेशन दिखाने, देन मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी स्टीरियोकेमिस्ट्री का, देन हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करके बात खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ डेफिनेशन क्या है, दो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, पहली रहेगी आपकी साइट सेलेक्टिविटी, दूसरी रहेगी आपकी रीजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, अब साइट सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, साइट सेलेक्टिविटी मतलब आपने साइट को, साइट मतलब जहां आपने अटैक करना है उस साइट को सेलेक्टिव रखना है, यानी कि उसको आपने प्रिफर करना है कि हाँ पहले हम इस साइड में अटैक करेंगे देन दूसरी साइड में अटैक करेंगे, तो वो चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये बोल रहा है द प्रिफर्ड अटैक ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड, जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है ये आपका सबसे पहले अटैक करता है, तो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड का एक प्रिफर्ड अटैक होना चाहिए, यानी कि एक सेलेक्टिव अटैक होना चाहिए, किसके ऊपर, ऑन अ पर्टिकुलर डबल बॉन्ड, आपके डबल बॉन्ड के ऊपर। और डबल बॉन्ड में जो आपका एल्कीन हो वो कैसा होना चाहिए, व्हेन एल्कीन इज असिमेट्रिकल, जब आपका एल्कीन क्या हो, असिमेट्रिकल हो, तब के केस में। इसका मतलब क्या है, तो देखो मैंने ये आपको मैकेनिज्म में भी एक्सप्लेन किया था, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सपोज कीजिए हमने हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, तो सी डबल बॉन्ड ओ मैंने यहाँ लिया, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं दिखा रही क्योंकि उसका भी मतलब नहीं है, तो मैंने सी डबल बॉन्ड ओ आपका यहाँ लिया, इसके साथ मैंने हमारा क्या लिया, एल्कीन लिया, और एल्कीन मैंने यहाँ पर ऐसा लिया हुआ है, लेकिन एल्कीन हमें कैसे चाहिए, असिमेट्रिकल चाहिए। तो असिमेट्रिकल एल्कीन अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस एल्कीन में जो ये दो कार्बन है इसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूशन कराना होगा। तो सपोज कीजिए पहले कार्बन पे मैंने मिथाइल लगाया, दूसरे पे लगा दिया हाइड्रोजन, इसका मतलब पहले पे मिथाइल है दूसरे पे हाइड्रोजन, तो दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, इट मींस ये हमारा क्या है, असिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे साइड सेलेक्टिविटी क्या होगी, आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कौन सी पोजीशन में सेलेक्टिवली अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, हमको पता है अटैक कौन कर रहा है, कार्बोनाइल। अब देखो ये भी तो बात है ना कि कार्बोनाइल ही क्यों अटैक कर रहा है, ये भी तो अटैक कर सकता था, इसका भी तो सेलेक्टिव अटैक हो सकता था, बट हमें पता है ना ये चीज तो बेसिक है कि आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कौन सी स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड भी कौन सी, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। ओके, और आपका जो ये एल्कीन है ये कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। अब आप बताइए एक्साइटेड स्टेट ज्यादा अनस्टेबल होती है, ग्राउंड स्टेट, तो हम सभी को पता है एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बहुत कम होती है, और जहां एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेट आपकी अनस्टेबल होती है, और जो चीज आपकी अनस्टेबल होती है वो ही आपकी रिएक्टिव होती है। तो फर्स्टली रिएक्शन कहाँ होगी, कार्बोनाइल कंपाउंड पे, ना कि एल्कीन पे। इतना आपको क्लियर हुआ। नाउ अब बात करते हैं कि अटैक कैसे होगा। तो देखो अटैक करने के लिए क्या होगा, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, रिएक्टिव स्टेट है, तो यहाँ पे हमने अटैक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ बॉन्ड को क्लीव करना होगा, तभी तो ये अटैक करेगा। अभी तो देखिए इनके हाथ बंधे हुए हैं, जब तक आप इनको खोलोगे नहीं तब तक ये अटैक नहीं करेंगे, तब तक एडिशन होगा नहीं। तो खोलने के लिए यहाँ पे हम करेंगे क्लीवेज, और आपको पता है अगर हमको रिएक्शन कंडीशन में फोटोन्स रेडिएशन गिवन होती है तो क्लीवेज होती है होमोलाइटिक। तो अगर मैं यहाँ से इस पाई बॉन्ड को क्लीव करूं तो क्लीवेज के बाद, होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद आपको यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। बट हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कुछ दोनों ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट करूंगी। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होता है, और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। अगर सिंगलेट में होता देन आपकी ये अल्टरनेटिव होती, एक की
के ऊपर तो दूसरे के नीचे होती, लेकिन ट्रिपलेट में है तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ये हमने डिस्कस किया। अब क्या हुआ, अब ये करेगा अटैक आपके एल्कीन में, ठीक है। अब एल्कीन में अगर अटैक करना है तो यहाँ पे आपके रेडिकल्स हैं, तो यहाँ भी आपको रेडिकल्स चाहिए, क्योंकि रेडिकल रेडिकल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ भी आपकी जो क्लीवेज होगी वो कैसी होगी, होमोलाइटिक होगी। ये तो एक रीजन है कि रेडिकल रेडिकल के साथ ही क्लीव होते हैं, बट एक्चुअल रीजन क्या है कि ये वहां यहाँ जो आप क्लीवेज करा रहे हैं वो भी किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, रिएक्शन में दी है रेडिएशन, तो क्लीवेज यहाँ भी क्या होगी, होमोलाइटिक। तो यहाँ अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, बट रेडिकल हमने नहीं बनाना, हमने बनाना है रेडिकल्स के स्पिन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन। तो इस केस में कैसे स्पिन होंगी, इस केस में ऐसा स्पिन तो नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो आपकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में तो आपकी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की स्पिन क्या होती है, अल्टरनेट होती है, यानी कि एक के ऊपर तो दूसरे के नीचे। तो मैं क्या करूंगी, सपोज मैंने एक के ऊपर की है तो मैं क्या करूंगी, दूसरे के नीचे। इतना हुआ। अब देखो हमने यहाँ पे साइड्स बना दी, ठीक है। अब बात आती है अटैक कैसे होगा। तो मैंने क्या बोला था, आपका जो ये ऑक्सीजन है या फिर कार्बन है, या फिर यहाँ पे क्या ऑक्सीजन आपका अटैक करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है वो उस पोजीशन से अटैक करेगा जहां पे आपका जो रेडिकल बना है वो क्या हो, वो आपका अनरिएक्टिव हो। हमने ये चीज डिस्कस की थी ना। ये वाला जो ये भी आपका रेडिकल है, देखिए ये भी आपका रेडिकल है, दोनों कार्बन की रेडिकल है, लेकिन इन दोनों कार्बन के रेडिकल में आप चेक करेंगे कि आपका रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आपको पता चलेगा कि पहले वाले कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और दूसरे कार्बन पे लगा है हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन वाला जो रेडिकल है वो आपका क्या है, आपका अनस्टेबल है, और जो चीज आपकी अनस्टेबल होती है वो ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो इन दोनों में अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये ज्यादा रिएक्टिव लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, ऑक्सीजन का अटैक कहाँ कराना होगा, इस कार्बन के साथ कराना होगा। तो आपका ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ अटैक करेगा। तो देखो साइड की हमें प्रेफरेंस मिली, यहाँ पे आपका साइड होगा, समझ में आया ना। तो यही चीज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यही चीज आपको पढ़नी है। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी कौन सी पोजीशन ने कहाँ पे प्रिफर्ड अटैक किया, कहाँ पे सेलेक्टिव अटैक किया, इसी को बोलते हैं साइड सेलेक्टिविटी। अब देखो अटैक होगा तो अब आप बोलोगे ऐसे कैसे बॉन्ड बनेगा, ऐसे भी बॉन्ड बन जाएगा। आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन कार्बन को आपने ऐसे लिखा, अब आप इसे सीधा करके ये वाले कार्बन को ऊपर ले आओगे, यानी कि यहाँ पे ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, रोटेशन पॉसिबल है, तो ये हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा और ये कार्बन इसमें रेडिकल, और यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, इसके पास भी रेडिकल। अब इनकी स्पिन क्या है, सेम साइड की है, तो स्पिन इन्वर्जन करके इनकी स्पिन को इन्वर्ट करोगे और बॉन्ड बना लोगे। इतना तो कर सकते हो, ये चीज हमने आगे भी पढ़ी है। तो इसी को बोलते हैं साइड सेलेक्टिविटी। होप इतना चीज क्लियर आया होगा। तो देखो वही चीज यहाँ पे बोल रहे कि अगर आपके पास असिमेट्रिकल एल्कीन हो तो उस केस में हमने सेलेक्टिव ही एडिशन कराना है, ऐसा नहीं कि किसी के सामने जो आ रहा है उसको आपने रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा इंक यूज करती हूँ। ये बोल रहा है अटैक ऑन है मोर स्टेबल रेडिकल। आपने कौन सी पोजीशन में अटैक करना है, जहां पे आपके पास ज्यादा अनस्टेबल रेडिकल हो, क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा अनस्टेबल रेडिकल उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी। तो रेडिकल की ऑर्डर भी मैं लिख देती हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी रेडिकल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन आपका मिथाइल रेडिकल। तो देख लो हमने नीचे कौन सा रेडिकल लिया, एक आपका हाइड्रोजन वाला था, एक आपका मिथाइल। इसके आगे पीछे के मुझे ग्रुप नहीं पता, बट मैं इतना देखो हमने नहीं लिए इसलिए कह रही हूँ। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये आपका स्टेबल है, ये आपका अनस्टेबल है, इसलिए हमने अटैक ऑक्सीजन का कहाँ करा है, यहाँ करा है। तो ये हमारा सेलेक्टिव अटैक हुआ, इतना हुआ। अब क्या है रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो आपको क्या बताता है, रीजियो आपको रीजन की सेलेक्टिविटी बताता है। रीजियो मतलब होता है रीजन। अगर आपके पास एक सेलेक्टिव रीजन है तो उसे आप बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। तो रीजियो सेलेक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं कि हेड टू हेड एडिशन हुआ है या टेल टू टेल एडिशन हुआ है, बोथ रिएजेंट का। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा एडिशन हुआ है, हेड टू टेल एडिशन हुआ है। इसका हेड था, ये इसका टेल था, तो एडिशन कैसे हुआ, हेड टू टेल हुआ। समझ में आया, ये चीज हमने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इसको अगर मैं उल्टा करूं, इसको मैं ऊपर करूं, तो हमारा जो एडिशन होगा उसके बाद वो होगा हेड टू हेड, इसे बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो इतनी चीज पहले आपने पढ़नी है। तो देखो अब ये टेबल आपको क्या बता रही है, इस टेबल से क्या है, आपको मैं एक सिंपल समरी देना चाह रही हूँ। समरी ये कि देखो ना, आपको बस इतनी चीज माइंड पर रखनी है कि आपका जो एल्कीन है ना, वो अगर आपका असिमेट्रिकल हुआ और इसमें क्या है, कोई ग्रुप लगे हुए, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कोई भी ग्रुप लगे हैं, एक्स वाई कोई भी ग्रुप लगे हैं। अब ये कैसे है, अगर ये आपके वेज में है, डेस में है, ये चीज आपको क्या है, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बताती है। तो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो रहती है इस पैटर्नोबुची रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है इस एल्कीन में किस टाइप के ग्रुप लगे हैं, उनका नेचर क्या है। कैसे, देखो आपने बस इतनी चीज याद रखनी है कि अगर आपके एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे मिथाइल वगैरह लगा हुआ है, तो उस केस में आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, अगर आपका जो एल्कीन वगैरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर वो सिस पोजीशन में सिस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच है, तो आफ्टर रिएक्शन आपने उनके स्टीरियो केमिस्ट्री को बदल देना है, उनको कर देना है ट्रांस। और अगर वो इनिशियली ट्रांस है तो आफ्टर रिएक्शन उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगी सिस। जैसे मैं आपको बोलूं कि सपोज आपका कोई एल्कीन है, देखो ये आपका कोई एल्कीन वगैरह बना देते हैं, इसमें जो ग्रुप्स हैं, इसमें सपोज आपके इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगे हैं और ये आपके क्या है, सिस है, यानी कि दोनों आपके सेम ही साइड है, सिस है। तो अगर आप ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ऐसा एल्कीन अगर आप लेते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ जो आपके ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आफ्टर रिएक्शन जब आपको ऑक्सीडेन मिलेगा, तो ऑक्सीडेन में जब आप इनकी पोजीशन दिखाओगे तो आप ये इनिशियली सिस थे, तो आप इनको ट्रांस में कन्वर्ट कर दोगे। तो बस आपने ये चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट हो जाती है, सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस सिस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या है, कुछ चेंज नहीं आता। अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सिस पोजीशन में है, तो वो आफ्टर रिएक्शन भी सिस रहेंगे, और अगर ट्रांस पोजीशन में है तो वो आफ्टर रिएक्शन भी क्या रहेंगे, ट्रांस रहेंगे। ठीक है, तो बस आपने इस टेबल को याद रखना है। अगर आपसे प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की, बाकी तो आपको निकालना आएगी रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ देखो, अब आपने एक और एग्जांपल यहाँ पे पुट करना है इसके अंदर। ये बोल रहा है जब भी आप इरिडिएशन कराते हैं, ये बोल रहा है इरिडिएशन ऑफ अ बेंजीन विद द आइदर सिस एंड ट्रांस ट्यूबिटी। ये बोल रहा है आपने अपना कार्बोनाइल कंपाउंड लिया विच इज बेंजोफिनॉल, इसकी आपने रिएक्शन कराई अपनी ओलिफिन के साथ विच इज ब्यूटीन, और ये ब्यूटीन आपका कोई भी हो सकता है, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है यील्ड अ सेम मिक्सचर ऑफ अ बोथ आइसोमेरिक ऑक्सीडेन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो आपको मिक्सचर मिलेगा अपने आइसोमर्स का, सिस और ट्रांस का जो मिक्सचर मिलेगा वो सेम मिक्सचर मिलेगा, यील्ड आपकी क्या आएगी, बराबर बराबर आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ कंसंट्रेट रिएक्शन। आपकी जो ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन है, ये भी एक टाइप की आपकी कंसंट्रेट रिएक्शन है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड जो ब्रेकिंग है वो साइमल्टेनियसली अकर करती है, और डिफरेंट प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंट प्रोडक्ट वुड हैव बीन फॉर्म्ड इन ईच केस, और अलग अलग प्रोडक्ट क्या हर केस में आपको मिलते रहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने अपना कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है बेंजोफिनॉल, बेंजोफिनॉल की रिएक्शन कराई है ट्यूबिटीन के साथ, और ये जो आपका टू ब्यूटीन है, टू ब्यूटीन मतलब ब्यूट में सेकंड पोजीशन में इन लगा हुआ है, तो आपने ये जो टू ब्यूटीन लिया वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सिस फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रांस फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका जो ये टू ब्यूटीन है अगर वो सिस फॉर्म में होगा, तो आफ्टर जब इनकी रिएक्शन होगी आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो आप समझ सकते हैं ना, इनका जब आप एडिशन कराओगे, अगर सिस होगा तो ये दोनों बॉन्ड आपके दोनों मिथाइल क्या होंगे, एक दूसरे के सिस होंगे। अगर ट्रांस होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस, एक वेज में दूसरा डेस में। ठीक है, ये इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, ये बाय रेडिकल आपको मिलेंगे, बट इनकी अगर आप रिएक्शन करा देंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप के मिलेंगे। ये आपके दो आइसोमर मिल गए, तो ये है सेम मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडेन आइसोमर। आपको क्या है इस केस में सेम मिक्सचर देखने को मिलेगा दोनों आइसोमर का, ये आपका ट्रांस आइसोमर है, ये आपका सिस आइसोमर है ऑक्सीडेन का, और इनका सेम मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने इतना समझा दिया, अब आप रिएक्शन तो खुद कर सकते हैं, हमने बहुत सारी रिएक्शन देख ली हैं और टाइम भी बहुत हो गया है। ठीक है, तो इतना आप रिएक्शन करवा सकते हैं, तो ये चीज आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखो इतना हमारा क्लियर हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पैटर्नो-बुची रिएक्शन पे डिस्कशन लिया। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिस पर हमने बात की पैटर्नो-बुची रिएक्शन के अंदर। तो होप आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको चीजें क्लियर आई हो। तो अभी इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे फोटो केमिस्ट्री के, तब तक के लिए बाय बाय।